हेलो जी। कैसे हो सभी के सभी? हाउ आर यू ऑल दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी? क्या चल रहा है लाइफ के अंदर? सब बढ़िया है? सब चंगा है? कुछ प्रॉब्लम, कोई दुविधा, कोई परेशानी? लाइफ कैसी चल रही है बताओ जी। हेलो 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 हेलो। 8:40 बोला था, 8:40 पे शुरू कर दिया। वाह यार। हैं, कभी कभार तो लगता है मुझे कि मैं रियल नहीं हूं, मैं एआई हूं। इतने टाइम पे मैं कैसे आने लगा हूं यार? कहीं मैं एआई तो नहीं? हाय एवरीवन, कैसे हो सभी सभी? बता दो भाई, जोश मीटर, एनर्जी मीटर एक बार जल्दी से बता देंगे, क्योंकि आज हम एक दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और उस चैप्टर का बेटा नाम क्या है? नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। क्वेश्चंस यहां से हल्के से टफ आते हैं, तो हम थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। आवाज बढ़ाओ। बेटा आवाज छोड़ो, तुम वो वॉल्यूम का बटन लगाओ। उस वॉल्यूम के बटन में 2 बार टैप करो तो आवाज बढ़ जाएगी। ठीक है जी। ऐसा भी कर लेते हैं ना कभी कभार। समझ रहे हो बात को? इतनी तेज आवाज कर रखी है बट फिर भी इनको आवाज नहीं आ रही है। भैया क्या है, तुमने कान में क्या कर रखा है भाई? तुम्हारे कान है या फिर क्या है? क्यों नहीं कान में आवाज आती तुम्हारे? यार समझ ही नहीं आता मेरे को। हाँ। हाँ। चलो, तो इस चैप्टर को, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। करें भाई शुरू। आज की क्लास और कल की क्लास, 2 क्लासेस लगेंगी इस चैप्टर को पूरा कवर कराने में। ठीक है जी। आज और कल में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, तो आज हम शुरू करते हैं। पीपीटी जरा आ जाए। ठीक है। पर देखो, एक चीज याद रखना कि इस जर्नी में ना मैं तेरे साथ खड़ा हूं। जब जब तुझे प्रॉब्लम आएगी मैं तेरे साथ हूं, तो एग्जाम की ना उतनी टेंशन मत लो। इतना ये मत सोचो कि एग्जाम में क्या रिजल्ट आएगा, कैसा आएगा। तुम बस अपनी बेस्ट लगाओ। और अगर कभी एंजाइटी हो भी तो याद रखना, 2026 में तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। मजाक कर रहा हूं। 2026 में अगर दुनिया खत्म हो जाए तो एग्जाम्स ही नहीं होंगे, है ना? बट हमें अपना बेस्ट लगाना है, बेसिकली हमें अपना बेस्ट लगाना है। और कुछ नहीं है। राइट। राइट। चलो, बहुत बढ़िया। एक तो चैट ही इतनी तेज चलती है, समझ ही नहीं आता। इसको प्राइवेट चैट पे कर दूं क्या यार? तुम्हारी चैट ही मैं देख ही नहीं पाता हूँ, इतनी तेज चैट चल रही है ना अभी। 1 मिनट। हाँ, ये स्पैम करना अगर बंद कर दे कोई, एक दो बच्चे जो स्पैम करते हैं अगर ये बंद कर देना, कितना खुश रहूं मैं जीवन में। लेकिन नहीं, स्पैम करते रहेंगे बस, और कुछ नहीं है। राइट। चले, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले जोश मीटर आपका हाई रहना चाहिए, और ये रहे इस चैप्टर के पीके हिट्स। सबसे पहले तो पीके हिट्स को नोट डाउन कर लो। पीके हिट्स ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बैलेंसिंग, टाइप ऑफ रिएक्शन, स्पेशली क्या लिखा है मैंने, स्पेशली डीकंपोजिशन रिएक्शंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो कलर चेंजिंग वाली एक्टिविटीज है वो इंपॉर्टेंट है। और रिडॉक्स पे एक क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर एमसीक्यू के अंदर आपको दिखने वाला है। राइट। तो इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, बट ये वाले जो टॉपिक्स हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम कहां से स्टार्ट करेंगे? फिजिकल केमिकल चेंजेस से लेकर आज हम डीकंपोजिशन तक पूरा पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में हम डिस्प्लेसमेंट से शुरू करेंगे और चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है जी। चलिए भिड़ू शुरू किया जाए। सबसे पहले देखते हैं बदलाव। चेंज क्या होता है बेटा? चेंज यानी बदलाव। जीवन में बदलाव होते रहते ना यार, है ना? चेंज होते रहते ना यार। वैसे ही बहुत सारे प्रकार के चेंजेस होते हैं। बेसिकली 2 प्रकार के चेंजेस होते हैं, एक होता है हमारा केमिकल चेंज, एक होता है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो है जहां पर सिर्फ और सिर्फ या तो स्टेट बदलेगी, या तो शेप बदलेगा, या तो साइज बदलेगा। फॉर एग्जाम्पल बर्फ। बर्फ को अगर तुम पिघला दो तो क्या बनेगा? पानी बन जाएगा। बट केमिकली बर्फ और पानी सेम है। अरे अगर मैं केमिकली बात करूं तो चाहे बर्फ हो चाहे पानी हो, है तो वो H2O ही ना। अरे है तो वो केमिकली तो सेम है। तो उन टाइप के चेंजेस को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज, जहां पर क्या होता है, सिर्फ शेप साइज फिजिकल क्वांटिटीज बदलती हैं। राइट। केमिकल चेंजेस में क्या होता है भैया? बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। हाँ, इसके अंदर बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। यहां पर पूरी की पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, है ना? इसका क्या एग्जांपल है? इसका एग्जांपल है आप किसी चीज में आग लगाते हो, है ना? आग लगाने का काम तो बेटा, आग लगाने का काम तो वो रिश्तेदार करते हैं
जो कि आते हैं और बोलते हैं, अरे आपने सुना है ये शर्मा जी के लड़के के कितने नंबर आए हैं। ये जो आग लगाने वाला काम रिश्तेदार करते हैं बेटा, वो बहुत 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 दिक्कत देता है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो सिमिलरली अगर आप किसी चीज में आग लगाते हो तो वहां पर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, राइट, केमिकल चेंज हो रहा है। तो यानी जब केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी तब हम बोलते हैं केमिकल चेंज। द कॉम्पोजिशन चेंज अलोंग विद चेंज इन शेप साइज स्टेट। एग्जाम्पल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन या तो बर्निंग ऑफ वुड। ठीक है जी, आई होप इतनी चीजें बहुत बेसिक चल रही है, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज सबको पता होगा। ठीक है, अब यहां पर एक एग्जाम्पल है जो कि आपको बेटा पता होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है बताओ, एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज? अगर मैं ये बोलूं कि ये दोनों है, केमिकल भी है फिजिकल भी है, तो तुम बोलोगे हैं आइला ऐसे कैसे? देख यार, जब कैंडल बर्न करती है, आग लगती है, तो वो तो केमिकल चेंज है, लेकिन कैंडल साथ साथ में मेल्ट भी तो करती है। अरे कैंडल जो होती है, वैक्स होता है, वैक्स मेल्ट करता है ना, तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है? अरे बोलो, मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है? फिजिकल चेंज। और बर्निंग क्या है? केमिकल चेंज। यानी जब एक कैंडल आप जलाते हो ना, तो उसमें दोनों प्रकार के चेंज होते हैं। ये है केमिकल चेंज ऊपर वाला, और ये जो वैक्स पिघल के नीचे आ रहा है, ये है हमारा फिजिकल चेंज, राइट। केमिकल एंड फिजिकल चेंज दोनों इसके अंदर होते हैं। ठीक है, बहुत होता है, बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, आप एक या एक से ज्यादा चीजों को आपस में रिएक्ट करा रहे हो, जिससे एक नया कंपाउंड बन रहा है, और वो जो नया कंपाउंड है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। वहीं पर एक सवाल आता है, केमिकल इक्वेशन क्या है भैया फिर? तो केमिकल इक्वेशन क्या है? ये जो केमिकल रिएक्शन है ना, इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पानी बन रहा है तो मैं क्या लिखूंगा? H2 प्लस O2 ने क्या बनाया? पानी बना दिया। तो ये क्या हो गया? ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो गया। तो ये हो गई एक प्रकार की केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या है? रिप्रेजेंट्स द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को जो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब यहां पर कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि मैं आपको एक दो चीजें बताना चाहता हूं। ये नॉलेज के लिए बता रहा हूं बेटा, है ना, क्योंकि आगे इसका बहुत काम आएगा। देखो, सबसे पहले चीज ये आपको पता होगा कि जो लेफ्ट साइड वाले हैं इनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और ये जो राइट साइड वाला है इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्ट बोलते हैं। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं भैया, और क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, इतना तो पता है भैया हमें। अगली चीज देखो, अब ये जो रिएक्शन है ना, इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस मतलब यार इस रिएक्शन में ना कुछ अधूरा है। क्या अधूरा है? अधूरा क्या है? देख ध्यान से यार, इस रिएक्शन से ना पता ही नहीं चल रहा कुछ भी, तो हमें उस चीज को, अधूरे को पूरा करने के लिए नई चीजों को सिंप्लीफाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हमें स्टेट लिखनी होती है। स्टेट का मतलब ये नहीं कि भैया वो ब्रह्मास्त्र के टाइम पे भी स्टेट डाली थी, राजस्थान, दिल्ली। अरे ब्रह्मास्त्र से याद आया, मेरा ब्रह्मास्त्र भी तो आ चुका है। क्या तुम सबका ब्रह्मास्त्र पहुंचा या नहीं पहुंचा? पहुंचा या नहीं पहुंचा दोस्तों? डिडिंग 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 डिडिंग। दोस्तों, मेरा ब्रह्मास्त्र आ गया, तुम्हारा आया क्या? तुम्हारा नहीं आया? तुम्हें जेलस कर दूं? जेलस कर दूं तुमको थोड़ा सा खोल के? है जेलस कर दूं तुमको? यार ये तो एक मिनट, हाँ ठीक है, जेलस कर दूं थोड़ा? कर दूं क्या? एक मिनट जरा, हाँ अब ठीक है, खुल गया। चलो, नहीं आया? टिडिंग 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 टिडिंग। क्या बात है दोस्तों, क्या क्या आ गया है? क्या क्या आ गया है? आंसर शीट ही आंसर शीट आ गई है बेटा, बहुत सारी, बहुत सारी आंसर शीट आ गई है यार। इतनी आंसर शीट में मेरे को कौन सा बोर्ड का एग्जाम देना है? मैं क्यों लिखूंगा भाई? मैं क्यों लिखूंगा इतना सारा? हाँ हाँ, मैं क्यों लिखूंगा? वाह यार, वाह, वाह, क्या बात है। पीछे फोटो भी है हमारी, वाह यार, क्या बात है। मेड विद लव, नेक्स्ट टॉपर्स, क्या बात है दोस्तों। वाह जी वाह, हमारे नाम भी लिखे हैं यार, क्या बात है। वाह यार, ऑथर में नाम लिख दिया है यार मेरा, क्या बात है यार। ऑथर बन गया हूं दोस्तों, ऑथर तो मैं पहले से था, अब और अच्छा ऑथर बन गया हूं। वाह, इसमें जो साइंस के जो आपके जो मैप्स मैंने दिए हैं ना, इन मैप्स को बड़े ध्यान से पढ़ना। ये जो साइंस के मैंने इसके अंदर ना मैप्स बना बना के दिए हैं,
इनको यूज करना। अभी वैसे आपके काम आएंगे नहीं, रिवीजन पर्पस के लिए दिए, तो आपको ऐसे फ्लो चार्ट्स मैंने बना बना के दे दिए। इससे क्या होगा, रिवीजन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बाकी तो बोर्ड है ही है, बोर्ड तो है नेक्स्ट टॉपर वाला, दिख रहा है, दिख रहा है नेक्स्ट टॉपर। हाँ, बाकी की चेन है, तो ये सारी चीजें। भैया मेरी की चेन कहाँ है, की चेन कहाँ गई मेरी, मेरी की, अच्छा ये रही, ठीक है। तो यानी ये सारी चीजें आपको ब्रह्मास्त्र के अंदर मिलती हैं, ठीक है। अभी आ जाएगा, जिनका नहीं आया, जिनका नहीं आया आ जाएगा। वैसे भी अभी इसका यूज नहीं है, यूज इसका कुछ दिनों में होगा, जब मैं आपके साइंस के कुछ चैप्टर पढ़ा दूंगा। यानी जब अपने 4-5 चैप्टर हो जाएंगे ना, अराउंड 4 चैप्टर जब अपने हो जाएंगे, उसके बाद इसकी जरूरत पड़ेगी, उससे पहले इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी आप चिल करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 4 चैप्टर के बाद जरूरत पड़ेगी। चलो, तो मैं क्या बता रहा था कि एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट, ठीक है। अब रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें हम एक दो चीजें ऐड करते हैं, जैसे कि हम स्टेट बताते हैं। स्टेट, स्टेट यानी ये हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में है तो यहां पे जी लिखूंगा, ऑक्सीजन भी गैस की फॉर्म में है तो यहां जी लिखूंगा, और H2O जो है पानी, अंकल जी पानी पिला दीजिए, वो लिक्विड की फॉर्म में है, यानी वो L लिखूंगा। तो एक तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है ना। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन के मेथड होते हैं, है ना जी। तो वो थोड़े रिप्रेजेंटेशन में आपको बता देता हूं। कहां गए भैया, दिखा दो यार, कहां गए। हाँ, तो कुछ की टर्म्स आपको यहां पर पढ़ने पड़ेंगे पहले, है ना। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए कुछ की टर्म्स आपको पता होने चाहिए। अब इन की टर्म्स की डायरेक्टली कोई डेफिनेशन नहीं पूछता एग्जाम के अंदर, बट ये आपको पता होने चाहिए। पहला की टर्म प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, देखो जब भी कोई रिएक्शन होती है ना, और रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट में कोई इनसॉल्युबल सॉलिड बन जाए, इनसॉल्युबल सॉलिड यानी जो कि घुल ना पाए, इनसॉल्युबल, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। Precipitate is the insoluble solid which settles down after completion of the chemical reaction। और किसी भी रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट बनता है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पीपीटी, ऐसे पीपीटी, या तो प्रेसिपिटेट लिख दो या तो पीपीटी लिख दो, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगली टर्म होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, ये उन रिएक्शंस को बोलते हैं जिनमें एक्सो यानी बाहर निकलना, हीट जिसमें रिलीज होती है, वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। अब बात करते हैं एंडोथर्मिक की। एंडोथर्मिक वो रिएक्शन जिनको करने के लिए हीट देनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है बेटा, हीट देनी पड़ती है, उनको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। अगला आता है कैटलिस्ट। अब ये कैटलिस्ट बड़ी खतरनाक चीज है, ये कैटलिस्ट बहुत खतरनाक भैया, बहुत खतरनाक चीज है। मैंने बताता हूं कैसे। कैटलिस्ट क्या है, जैसे कि मान लो ये था मेरा चिंटू लाल। चिंटू लाल जी की कहानी सुना दे क्या, चिंटू मिंटू, चिंटू लाल, ये अपने खुश था अपनी महबूबा के साथ। किसके साथ, महबूबा के साथ, देख रहे हो। फिर क्या होता है, एक लड़का आता है मिंटू लाल। कौन बेटा, मिंटू लाल। मिंटू लाल आता है और चिंटू लाल के कान भर देता है। चिंटू लाल से बोलता है, ये महबूबा ना तेरे बारे में बहुत बेकार बातें करती है, मेरे को पसंद नहीं भाई। और ये मिंटू लाल महबूबा के पास जाता है और महबूबा से बोलता है, यार ये जो चिंटू है ना तेरे बारे में बहुत फालतू बात करता है, मेरे को पसंद नहीं। इससे क्या होता है, इन दोनों के बीच में आपस में झगड़े हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है। तो मिंटू लाल ने डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ, वो डायरेक्टली लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं हुआ, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ और उसने लड़ाई करवा दी। कैटलिस्ट भी यही होता है। कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है विदाउट गेटिंग डायरेक्टली इन्वॉल्व, यानी वो डायरेक्टली नहीं होता इन्वॉल्व, बस वो इनडायरेक्ट तरीके से वो क्या करता है, स्पीड को चेंज कर देता है, स्पीड को चेंज कर देता है रिएक्शन की, है ना। वो डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व होता। सेम एज मिंटू लाल। जस्टिस फॉर चिंटू लाल हो जाएगा दोस्तों, जस्टिस फॉर महबूबा भी हो जाए यार, क्या बात है, क्या बात है। पीपीटी यानी पावर पॉइंट होता है। पढ़ ले। कैटलिस्ट, catalyst is a substance that speeds up the chemical reaction or lowers the temperature or pressure needed to start one without itself being consumed during the reaction। यानी वो खुद कंज्यूम नहीं होता रिएक्शन में, बट वो रिएक्शन की स्पीड वगैरह को चेंज कर देता है, या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, बट चेंज कर देगा विदाउट इटसेल्फ गेटिंग कंज्यूम्ड इन इट, दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। क्या कैटलिस्ट हमको समझ आया, बहुत बढ़िया, कैटलिस्ट हमको समझ आ गया, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो कि मुझे आपको बतानी थी। उसके अलावा अब सवाल ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो गई। अरे भैया मुझे कैसे पता केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी रिएक्शन हुई तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो होते होंगे कि जिससे हम ये देख के बता दें कि हाँ यहां रिएक्शन हुई है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के, जैसे कि चेंज इन कलर। कुछ कुछ रिएक्शंस में क्या होगा, रंग बदल जाएंगे दोस्तों, जैसे कि उसने भी अपने रंग बदले थे।
दूसरा आएगा चेंज इन टेम्परेचर। कभी कभार क्या होगा, जब रिएक्शन होगी या तो एक्सोथर्मिक होगी या तो एंडोथर्मिक होगी, या तो हीट रिलीज होगी या तो हीट देनी पड़ेगी। अगले कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज इन स्टेट। स्टेट यानी जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस था बट पानी बन गया लिक्विड, तो स्टेट बदल गई, तो केमिकल रिएक्शन हुई। अगला एवोल्यूशन ऑफ गैसेस। अभी हम कुछ रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें कि गैसेस रिलीज हो जाएंगी। और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जो कि मैं आपको अभी बता चुका हूं कि कभी कभार क्या होता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है रिएक्शंस के अंदर, तो वो भी आप देख के बोल सकते हो कि देयर इज अ केमिकल रिएक्शन। यानी ये केमिकल रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि तुम दूर से आओगे, तो मैं दूर से आऊंगा, तो तुम मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स से मुझे पहचानोगे ना कि यार ये प्रशांत भैया हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिन में 4 बार अपने बालों में ऐसे हाथ डाल रहे हैं, तो ये तो पक्का पी के भैया है ना, पकड़ लोगे मुझे तुम ऐसे, मैंने कर दिया तो, है ना। तो ऐसे होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको देखते तो पहचान जाओगे कि हाँ यहां तो गड़बड़ है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, चलो जी आगे बढ़ा जाए। और क्या रह गया पॉइंट, और क्या रह गया पॉइंट? इसके अलावा पता है केमिकल रिएक्शन को और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए कुछ की टर्म्स और होते हैं, कुछ की टर्म्स होते हैं। की टर्म्स क्या होते हैं? जैसे कि आप मान लो किसी एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हो। एसिड तो आपको पता होगा, जैसे H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड होती है ये, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर आप किसी एसिड से रिएक्शन करा रहे हो ना, तो आपको उसके ब्रैकेट में लिखना होता है कि वो डाइल्यूट एसिड है या कंसंट्रेटेड एसिड है। अब डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड क्या होती है, वैसे हम एसिड बेस में पढ़ते हैं, बट मैं आपको ऊपर से भी ये बता देता हूं। कंसंट्रेटेड एसिड को ऐसे समझो कि ये बड़ी खतरनाक एसिड है, इसमें पानी की मात्रा कम है, एसिड ज्यादा है ना। और डाइल्यूट यानी पानी ज्यादा है, एसिड कम है, ठीक है, ऐसे समझ लो। तो हम अगर कंसंट्रेटेड है तो हम ऐसे CONC डॉट लिखते हैं, ठीक है। और अगर डाइल्यूट है तो DIL डॉट लिखते हैं, ठीक है जी। ये कुछ की टर्म्स हैं जो कि आगे जब मैं काम लूंगा तो तुम ऐसे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि भैया ये क्या लिख दिया, ये तो पहली बार देख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है जी। आगे बढ़े बेड़ू, क्या बोलते हो दोस्तों, भाइयों बहनों, मूर्ख बालक बालिकाओं? जस्टिस फॉर किंटू लाल। किंटू लाल नहीं है वो, चिंटू लाल है। किंटू लाल काहे लिख रहे हो? चलो अच्छा, मुझे ये बात बताओ, ये टेबल किस किस को याद है? किस किस को ये टेबल याद है, जल्दी बताओ। 9th में आई थी ये टेबल, 9th में आई थी ना टेबल, याद आ रहा है कुछ? धुंधली धुंधली यादों में याद आ रहा है? नहीं है याद? वाह बेटा वाह वाह। ट्रेंड आजकल तुम्हें सारे याद हैं। आजकल वो एक ट्रेंड चल रहा है ना, वैसे वो एक गाना था, मियाओ मियाओ टेन 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 मियाओ मियाओ, देखा तुमने? मियाओ मियाओ टेन 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 मियाओ मियाओ। उस ट्रेंड में क्या होता है, उस ट्रेंड में ना जैसे कोई लड़का है तो वो ट्रेंड बना रहा है कि आई एम गोइंग टू प्रपोज हिम और हर, तो अगर उसने हाँ बोला तो मैं ये डीपी लगाऊंगा, और उसने ना बोला तो मैं डीपी लगाऊंगा। देखा तुमने ट्रेंड? बेटा हालत तुम्हारी ऐसी है ना कि तुम तो वो ट्रेंड भी नहीं बना सकते। किसको करोगे प्रपोज, किसको बोलोगे, वो भी नहीं है तुम्हारे पास तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ठीक है। हाँ ये याद करनी होती है मूर्खो, ये याद करनी होती है। इसमें चार्जेस होते हैं, इसके बिना कंपाउंड कैसे बनाओगे, इसके बिना कंपाउंड कैसे बनाओगे, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर याद नहीं है तो प्लीज ये याद कर लेना, जैसे कार्बोनेट की कार्बोनेट का चार्ज है -2। अगर मैं बोलूं सोडियम कार्बोनेट, तो फॉर्मूला कैसे बनाओगे, फॉर्मूला कैसे बनाओगे? सोडियम लिखोगे, कार्बोनेट लिखोगे। अब तुम्हें पता है सोडियम का चार्ज है 1, कार्बोनेट का चार्ज है 2, तो क्या करोगे फिर? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आ जाएगा Na2CO3। ऐसे हम फॉर्मूलाज बनाते हैं कंपाउंड्स के। सोडियम कार्बोनेट, 2 इधर गया 1 इधर गया, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अगर मैं बोलूं अगर मैं बोलूं एल्यूमिनियम सल्फेट, तो क्या लिखोगे? एल्यूमिनियम लिखोगे, सल्फेट लिखोगे। अब तुम्हें पता होना चाहिए इसका चार्ज 2 है और इसका 3 है, वो टेबल से तुम्हें याद रहना चाहिए था। तो ये आएगा Al2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Al2SO4 3, तो ये आ गया एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ये जो फॉर्मूला मेकिंग है, एटलीस्ट ये तो तुम्हें आनी चाहिए, राइट? नहीं आती क्या? आती नहीं आती? हाँ हाँ ठीक है, तो ये तो आनी चाहिए। अब ये प्लीज इसको प्रैक्टिस कर करके याद कर लो यार, वरना तो एक ट्रिक तो तुम ही दे ही रखी है। ट्रिक क्या दे रखी है? ना कहूं, ना कहूं, ना कहूं अगर क्यूट तुझे, ना कहूं अगर क्यूट तुझे दोस्तों, ठीक है। मैं बोल रहा हूं किसी से कि ना कहूं अगर क्यूट तुझे, अब तुझे आ गया यानी 2 आ गया। अब इससे नीचे के सबका जो चार्ज होगा वो 2 होगा।
ना कहूं अगर क्यूट तुझे, मांगे कार जेन फरारी। मांगे कार जेन फरारी, वाह वाह करते चलना बेटा। मांगे कार जेन फरारी, क्यों नहीं, क्यों नहीं तीन, अब तीन आ गया तो इससे नीचे के तीन होंगे, तीन ऑल्टो फरारी, तीन ऑल्टो फरारी, है ना जी। तो ऐसे आप इनके चार्जेस याद कर सकते हो, ऐसे इसकी भी ट्रिक है, बट ये तो प्रैक्टिस से तुम्हें याद करना होता है, बट ठीक है। हाय हेलो, हाय हेलो, चलो बाहर आए और सुनो नाचें, है ना। तो ऐसे आपको याद करना होता है इनके, वैसे चार्जेस ना तुम्हें प्रैक्टिस करोगे तो एक दो बार याद हो जाएंगे, बट यस, बट यस। देख वाह वाह कितनी जल्दी करी ना तुमने, वाह 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 लिखने लग गए। वैसे अगर पूछा था ना कि याद है या नहीं है तो सबने नो लिखा था, अब वाह वाह कितनी जल्दी कर रहे थे, तो तुम रहते तो वही हो बिल्कुल। चलो आ जाओ, ठीक है। ये है पॉलीएटॉमिक आयंस, मतलब इनके आपको चार्जेस सबके याद होने चाहिए, राइट। चलो आगे बढ़ा जाए, तो ये फॉर्मूला मेकिंग आपको आनी चाहिए, क्योंकि अगला हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना होता है, बहुत सारे रूल्स हैं, बट रूल्स को मारो गोली, मैं जो बता रहा हूं उसको फॉलो करना। आज H2 बनाएंगे पहले, मान लो पानी है, H2 प्लस O2 ने क्या दिया, H2O। अब इक्वेशन बैलेंस का मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट पे जितने एटम्स हैं उतने प्रोडक्ट में होने चाहिए। अब अगर तुम देखोगे, पहले लिखो हाइड्रोजन, यहां लिखो रिएक्टेंट, यहां लिखो प्रोडक्ट। तो हाइड्रोजन अगर रिएक्टेंट में मैं देखूंगा तो दो है, यहां पर भी दो है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में दो है, और प्रोडक्ट में कितना है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन एक है। तो गद्दारी हो गई ना भाई, ऑक्सीजन के साथ धोखा हुआ या नहीं हुआ। देखो जीवन में किसी के साथ धोखा नहीं करना, सबकी भलाई करनी है दोस्तों। तो इस धोखे को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि यार ले यार ऑक्सीजन तुझे दो से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी प्रोडक्ट में मुझे ऑक्सीजन को दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर टू लगा दूंगा, यहां पर टू लगा दूंगा, है ना। हाँ टू लगाया, अब टू लगाते ही गद्दारी हो गई, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि अब ये हाइड्रोजन भी दो से मल्टीप्लाई हो गया, ये चार हो गया। यहां पर रिएक्टेंट में दो ही है, तो अब यहां पे भी देखो भेदभाव नहीं करना ना लाइफ के अंदर, तो हम क्या करेंगे, टू से यहां भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी टू से मल्टीप्लाई हो गया, तो चार चार दो दो, यानी ये रिएक्शन अब हो गई है बैलेंस्ड। क्या हो गई है दोस्तों, बैलेंस्ड हो चुकी है। क्या बात समझ में आई। क्या जस्टिस, व्हाट जस्टिस, व्हाट जस्टिस दोस्तों। अरे सबके लिए जस्टिस नहीं मांगना होता, सबके लिए जस्टिस नहीं मांगना होता, हर इनके ऑक्सीजन के लिए भी जस्टिस मांग रहे हैं लोग। यार क्या हो गया है इन बच्चों को, कहां पढ़ाने आ गया हूं मैं यार, ये मार मार खाएंगे आज मुझसे। लो भाई एक और रिएक्शन देखते हैं, एक और रिएक्शन देखते हैं। Fe प्लस Fe प्लस H2O इक्वल्स टू Fe3O4, यही है ना, Fe3O4 प्लस H2 प्लस H2। इसको जरा बैलेंस करके दिखाना दोस्तों, जरा इसको बैलेंस करेगा कोई, बोलो। रुको तुम्हारी चैट पहले मुझे प्राइवेट करने दो यार, तुम्हारे ऐसे मैसेजेस नहीं पढ़े जाते। बैच इज सो गोटेड दैट वन कैनॉट रीड चैट्स चैट से नहीं पढ़े जाते यार, तुम चैट इतनी तेज करते हो। चलो प्राइवेट कर देते हैं। बताओ भाई क्या किया जाए, सबसे पहले लिखते हैं अपन, कितने चीजें हैं, एक है आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अगर मैं बात करूं रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, तो जरा नंबर लिखते हुए चलना फटाफट से। अगर मैं बात करूं रिएक्टेंट की तो एक है, यहां पर कितने हैं, तीन है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं दो हैं, और वहां पर भी दो हैं। ऑक्सीजन की बात करूं तो यहां पर एक है, और उधर कितना है, उधर चार है। तो बहुत नाइंसाफी है भैया, अरे भैया बहुत नाइंसाफी है, क्या किया जाए बताओ, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, क्या किया जाए बताओ, बताओ सबसे पहले किसको बैलेंस किया जाए। आयरन को ही कर लेते हैं सबसे पहले बैलेंस, क्या कहते हो, करें आयरन को बैलेंस, दें इसको इज्जत, क्या बोलते हो। आयरन को बैलेंस करना है, किसको बैलेंस करना है, जिसको तुम बोलो उसको बैलेंस कर दे। अगर आयरन को करना चाह रहे हो तो पहले बस यहाँ तीन से मल्टीप्लाई कर दो, यानी यहाँ थ्री लगा दो। अब बात आती है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन को भी चार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसके लिए यहां पर एक चार लगाना पड़ेगा। बट जैसे ही चार लगाया गद्दारी हो गई, किसके साथ गद्दारी होगी, हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन भी चार से मल्टीप्लाई हो गया, तो अभी आठ हो गए, तो इसको भी चार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहां भी चार लगाना पड़ेगा।
तो ये हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन। ये क्या हो गई बेटा? बैलेंस्ड इक्वेशन। जल्दी बताओ अगर ये समझ आया तो। समझ आया तो पीके 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 पीके। चलो बहुत बढ़िया, ये बेसिक क्वेश्चन था, थोड़े टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। राइट, हमें एक हाई लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। राइट, चलो करो इसको जरा एक बार बैलेंस करके बताना। इसको पहली को जरा बैलेंस करके बताओ, क्या लगता है? जरा आंख खोल के सवाल देख लीजिएगा पहले। जब भी कोई बोले ना कि बैलेंस करो, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आंख बंद करिए और ऐसा नहीं करना। पहले देखो, आंख खोलो, ये देखो कि क्या वो बैलेंस तो नहीं है, क्या वो ऑलरेडी बैलेंस तो नहीं है। अरे वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है दोस्तों। देखो देखो देखो, Na एक है, Cl एक है, Ag एक है, NO3 एक है, सब कुछ बराबर, ऑलरेडी बैलेंस्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखो, अब पता है इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो पता है आपको हर बार ना टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। टेबल जो होते हैं वो नूब बच्चे बनाते हैं, वी आर प्रो प्लेयर्स। तो हम हर बार टेबल नहीं बनाएंगे। राइट, अगर कोई एमसीक्यू क्वेश्चन है तो हम क्यों टेबल बनाएंगे, हम डायरेक्टली बैलेंस कर देंगे। कैसे करेंगे? देखो तुम ये देखो, यहां पे क्लोरीन 2 है, यहां पर 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको 2 से मुझे यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे ही यहां पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो देखो हाइड्रोजन यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, सल्फेट यहां पर 1 है और यहां पे भी 1 है, तो हो गई ना बैलेंस्ड, गेम ओवर। चलो अगला देखते हैं, इसको तो मैं बैलेंस करना बता चुका हूं, इसको बैलेंस कर दो। अब हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, तो यहां बस 2 का मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो जब आप जैसे आप फ्री फायर खेलते हो ना बेटा, तो फ्री फायर में धीरे धीरे क्या होता है ना, प्रो होने लगते हो। ओ यार तुम्हें तो इतना टाइम हो गया, तुम तो फिर भी प्रो नहीं हो पा रहे हो बेटा, या तो पढ़ाई कर लो या तो गेम छोड़ दो, कुछ तो करो। ठीक है, बट धीरे धीरे आप प्रो हो जाते हो ना, तो ऐसे इसमें हम प्रो हो रहे हैं। राइट, चलो और टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको मैं एक डिफरेंट टेक्निक से तुम्हें सॉल्व करा के बताता हूं। वैसे तो तुम नॉर्मली भी कर सकते हो, इजी पड़ेगा, बट एक नई टेक्निक है मेरे पास ना सॉल्व करने की, और उसको मैं बोलता हूं एबीसीडी मेथड। क्या बोलते हैं अपन? एबीसीडी मेथड हम उसको बोलते हैं। एबीसीडी बचपन में पढ़ी थी ना, वही वाला मेथड। देखो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, मान लो कि इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो सबके ए बी सी डी ऐसे मान लो आप, है ना, कोफिशिएंट्स मान लो ए बी सी डी। अब क्या करोगे तुम, ये देखोगे कि एल्यूमिनियम जो है वो यहां पर 2 है ना, तो हम लिखेंगे 2a, क्योंकि a से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहां पर देखो एल्यूमिनियम कितना है, एल्यूमिनियम यहां पर 1 है, तो यहां पर लिखूंगा इक्वल्स टू 1c, 2a इक्वल्स टू 1c। ठीक है जी। सिमिलरली सल्फेट देखो यहां पर 3 है, तो मैं लिखूंगा 3a, और वहां देखूंगा मैं सल्फेट कितना है, 1 है, 1d, 1d। ठीक है। सिमिलरली मैं क्या लिखूंगा, यहां पे देखूंगा बैरियम 1 है, तो 1b इक्वल्स टू, यहां पर बैरियम भी 1 ही है, 1d। ठीक है, यहां पर क्लोरीन 2 है, तो 2b इक्वल्स टू, यहां पर क्लोरीन 3 है, तो 3c। तो अब अपने पास ना 4 डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस आ गई हैं। क्या आ गई है बेटा? 4 डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस आ गई हैं। आई है नहीं आई है, जल्दी बताओ, बोलो, जल्दी बताओ, बताओ, आइए, बोलो बोलो। राइट, अब मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन के अंदर बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर मैं ए की वैल्यू 1 मान लूंगा, ए की वैल्यू 1 मान लूंगा। क्या मान लूंगा मैं? ए की वैल्यू मैंने 1 मान ली, तो ए की वैल्यू अगर मैंने 1 ली, तो अगर तुम ध्यान से देखो सी की वैल्यू कितनी हो गई, सी की वैल्यू 2 हो गई, डी की वैल्यू कितनी हो गई, डी की वैल्यू 3 हो गई, और तुम्हें पता है डी और बी की वैल्यू बराबर है, यानी डी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। राइट, बी की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। तो सारे कोफिशिएंट्स आपके आ चुके हैं 1 3 2 3, 1 3 2 3, 1 3 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, 1 3 2 3। बहुत बढ़िया दोस्तों, क्या बात है, आई सबकी वैल्यूज आ गई क्या? हाँ जी। तो एक ये डिफरेंट तरीका है। वैसे आप इसको बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, इसको मोल कॉन्सेप्ट का भी एक छोटा सा बोला जाता है, 11th क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है, बट ये अपने लिए भी यूजफुल हो सकती है, क्योंकि इससे बड़ी बड़ी इक्वेशंस को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो एबीसीडी मेथड से। ठीक है, क्या करा हमने, ए की वैल्यू 1 मान ली, तो बाकी सबकी वैल्यू आ गई हमारे पास। राइट, ठीक है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब इसको बिना एबीसीडी मेथड के सॉल्व कर सकते हो, या विद एबीसीडी मेथड भी सॉल्व कर सकते हो। बताओ किससे करा दूं मैं? एबीसीडी मेथड से करा दूं? चल भाई तू कह रहा है तो करा देता हूं, आ जाओ।
देखो भाई एल्यूमिनियम 2 है तो लिख दो 2A इक्वल्स टू, यहां पर 1 है तो 1C। ठीक है, ऑक्सीजन 3 है तो 3A, ऑक्सीजन 1 है 1D। अब देखो एक हाइड्रोजन है तो 1B, और यहां पर हाइड्रोजन 2 है 2D, 2D। और लास्ट क्लोरीन यहां पर 1 है और यहां पर क्लोरीन 3 है तो 1B इक्वल्स टू 3C। ठीक है, तो 4 इक्वेशन आ गई, 1 2 3 4, 4 इक्वेशन बेटा अपने पास आ चुकी हैं। अब बताओ मैं क्या करूं, अब बताओ बेटा मैं क्या करूं। जो तुम बोलूंगा, जो तुम बोलोगे वो कर देंगे। अपन क्या करेंगे, ए की वैल्यू को 1 मान ले। क्या बोलते हो यार, ए की वैल्यू अगर मैं 1 मान लूं कोई दिक्कत है क्या किसी को? हाँ, ए की वैल्यू 1 मान लूं कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है ए की वैल्यू 1 मान ली। तो जैसे ही मैंने ए यहां पे देखो ए 1 माना तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अगर सी की वैल्यू 2 आई तो बी की वैल्यू कितनी है, यहां से देखना बी की वैल्यू आ गई 3 इंटू 2 दैट इज 6। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। यस और नो, यस और नो, बताओ बताओ। और डी कितना आ गया, डी आ गया 3, डी आ गया 3। तो आ गया आंसर, ए 1 है, बी कितना है, बी कहां गया, बी 6 है, और सी कहां है, सी 2 है। 1 6 1 6 2 3, 1 6 2 और डी 3, हाँ 1 6 2 3, 1 6 2 3 इज योर आंसर। हुआ, जल्दी बताओ, क्या है, मजा आ गया, इंटरेस्ट आ गया, समझ आ गया? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कुछ और क्वेश्चन है, कुछ और क्वेश्चन है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, इन द रिएक्शन, अब ये वाली जो रिएक्शन है ना सबसे कॉम्प्लिकेटेड है बेटा। दिस वन इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन ऑफ योर क्लास 10th। अगर आप बैलेंस करने पे आओगे तो ये बैलेंस बच्चों को बहुत टाइम लगता है, बट आप बैलेंस कर सकते हो बेटा, है ना। अगर आप ध्यान से देखो, आपको इसको बैलेंस करना है पूरी को, तो यहां पर आप देखोगे जो लेड है सबकी वेरिएबल लिख दो, एक लेड है, एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट लिखो, प्रोडक्ट लिखो। ठीक है, अब लेड जो है यहां पर एक है, यहां पर भी एक है। ठीक है, यहां पर एक है, यहां पर भी एक है। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन यहां पर 2 इंटू यानी 2 आ गए, और यहां पर कितने हैं, यहां पर एक ही है। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 6 है, और अगर मैं प्रोडक्ट साइड में बात करूं, एक ऑक्सीजन, दो, और ये दो, तो कितने आ गए, 2 + 2 + 1 5, तो ये आ गया 5, ये आ गया 5। अब मुझे क्या करना है बेटा, इसको बैलेंस करना है। कोई बता सकता है इसको आखिर में बैलेंस कैसे कर पाऊंगा? कोई बता सकता है, जल्दी बताओ, कोई बता सकता है? क्या बोलते हो, कोई बताएगा? बोल दे बिडू, कैसे करें इसको बैलेंस, क्या किया जाए? हाँ तुम्हें रट रखे है ना ये, हाँ तुम्हें रट रखा है इसलिए तुम्हें याद है आंसर। अच्छा है, इसको याद कर लिया वही बहुत बेहतर है, क्योंकि इसको बैलेंसिंग में थोड़ा टाइम लगता है, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं। देखो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं यार, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि इसको मतलब लेड को हमें, अभी भी लेड हमारा बराबर ही है। जो दिक्कत है वो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन में दिक्कत है, किसमें दिक्कत है, नाइट्रोजन में दिक्कत है, राइट। तो मैं क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं नाइट्रोजन को देखो ध्यान से देख लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं नाइट्रोजन को क्या करता हूं, 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, किससे, 4 से मल्टीप्लाई करता हूं। अब बराबर करने के लिए मुझे इस वाले एरिया को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस और नो। तो यहां पर तो आ गया 2, और यहां पर आ गया 4। अब जैसे ही मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई करा था, तो अब ऑक्सीजन का नंबर बदल गया, देखो ध्यान से। 4 इंटू 2 8, 8 + 2, बोलो 8 + 2 कितना हो गया, 8 + 2 10, 10 + 1 11, तो अब ये हो गया 11। सिमिलरली यहां पे अगर 2 आ गया तो लेड की वैल्यू भी 2 हो गई, देखो लेड की वैल्यू भी 2 हो गई। और अगर आप ऑक्सीजन कैलकुलेट करोगे तो ऑक्सीजन आ गया कितना, ऑक्सीजन आ गया 12, ऑक्सीजन आ गया 12। अब हम क्या करेंगे, लेड को बैलेंस करेंगे, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस जगह पे 2 आ जाएगा। और जैसे ये 2 आएगा तो अब देखो यहां पर भी ऑक्सीजन +1 यानी ऑक्सीजन हो गए 12, यानी इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड। यानी इसका आंसर आएगा 2 2 4। क्या आएगा, 2 2 4, 2 2 4 इज योर राइट आंसर, राइट। हाँ मुझे पता है ये कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने आपको पहले कराने से पहले ही बोला था
कि दिस वन इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड बैलेंसिंग, ये पेपर में आएगी तो बच्चे फंसना तय है। इसलिए याद कर लेना लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन 224, 224 याद करके जाना भैया, बहुत जरूरी है ये सवाल, राइट। चलो ये आपको खुद से करना है, ये एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये आप खुद करोगे, कर लोगे खुद, वैसे बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा ही सिंपल है, या तो अभी बता दो, कर लेना, बट इसको ट्राई करना, ठीक है। चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन खिलाया जाए तुम्हें एपीएल का, एक क्वेश्चन खिलाया जाए तुम्हें एपीएल का। क्या है क्वेश्चन? टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ द कोफिशिएंट एक्स वाई जेड शुड बी। आपको अच्छा आंसर बताना है, एक मिनट मैं तो देख लूं क्या आंसर आएगा। ये तो वो सेम क्वेश्चन हो गया जो अभी मैंने आपको ये वाला कराया, पता है, ये सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है। बोलो। बी लिख रहे हैं बच्चे, बी आ रहा है तुम्हारा आंसर, बी कैसे आएगा बेटा? 442 तो कैसे आ गया तुम्हारा? 442, 442 तो पॉसिबल ही नहीं है, 442 पॉसिबल ही नहीं है, बी नहीं आएगा इसका, इसका आंसर सी आएगा बेटा। अगर आप ध्यान से देखो ये सेम इक्वेशन है, बस यहां पर जिंक आ गया है, हमने लेड नाइट्रेट का पढ़ा था, यहां पे लेड था, बाकी सारी चीजें तो सेम ही थी। एक बार देख लो इक्वेशन को, मैच कर लो, ये देखो ये सेम इक्वेशन है हमारी जो हमें अगले पेज पे अब दिख रही है, एकदम सेम है, तो आंसर भी एकदम सेम आएगा जो कि आएगा 224। तो सेम क्वेश्चन था, एकदम डिट्टो क्वेश्चन था जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। तो आंसर सी आना था इसका, ना कि बी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं बेटा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की, राइट। बैलेंसिंग के और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। देखो जिनसे क्वेश्चन अगर बन गए कॉन्टिन्यूसली तो तुम और प्रैक्टिस मत करो, क्योंकि बैलेंसिंग का क्वेश्चन एक ही आना है, एमसीक्यू ही आना है, एक ही क्वेश्चन आता है बैलेंसिंग का, उससे ज्यादा आता नहीं है। तो अगर तुमसे क्वेश्चन हो गया वेल एंड गुड है, अगर नहीं हुआ तो एनवाईक्यू के अंदर ना मैंने और क्वेश्चन दिए हैं, एनवाईक्यू आज अपलोड हो जाएगा, तो उसको तुम और प्रैक्टिस करना, ठीक है। क्योंकि बैलेंसिंग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा बेनिफिट है। अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं हुए, अगर हो गए, क्योंकि मैंने तुम्हें जो टफ टफ क्वेश्चन है वो करा दिए, मैं चाहता तो पहले मैं एकदम इजी 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 कराता, बट मैंने तुम्हें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस ऑलरेडी करा दिए। चलिए तो अब हम पढ़ेंगे 4 प्रकार की केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? जैसे कि स्कूल में तुमने देखा होगा, क्लास के अंदर एक वो कपल वाला ग्रुप होता है जो कि बैठा रहता है क्लास में हाथ ऐसे पकड़ के, है ना, जिनको देख के जलन होती है, तुम्हें जेलसी होती है होती है ना बेटा। तो वो क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब यह है कि जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ वन प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बनता है, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। Combination or the synthesis reaction is a chemical reaction where 2 or more substances combine to form a single new substance, ठीक है। जैसे एक कंपाउंड है A, एक है B, और दोनों ने मिलके AB बना दिया, ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल है, एक एक्टिविटी है जो कि एनसीईआरटी के अंदर है, और पता है यहां से सवाल क्या आता है? मांझा मांझा मांझा, मार खाएगा। बच्चे लिख रहे हैं भैया जैसे आप और राधिका की मम्मी। क्या बोलूं, क्या बोल क्या बोल दूं मैं अब, ठीक है ना। तो देखो बेटा इसकी एक एक्टिविटी है। अब पता है इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है? इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है? एक्टिविटीज से रिलेटेड क्वेश्चन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और लोग ना उसको मिस कर जाते हैं, यानी बच्चे बहुत मिस कर जाते हैं। मैंने देखा है कि यार एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन तो तुम करते ही नहीं हो, और अगर तुम वो नहीं कर रहे हो मूर्खो, तो उसके बिना काम कैसे चलेगा? मुझे एक बात बताना, उसके बिना काम कैसे चलेगा? अगर तुम वो ही नहीं कर रहे हो तो उसके बिना काम चल ही नहीं सकता। तो वो करना बहुत जरूरी है। कैसे करेंगे? देखो पहली एक्टिविटी मैग्नीशियम रिबन की। मैग्नीशियम रिबन होता है ना, उसको पहले हम क्या करते हैं? उसको हम घिसते हैं, उसको हम घिसते हैं और उसके बाद हम बर्न करते हैं। क्यों घिसते हैं बताता हूं। मजा आ रहा था? नहीं नहीं, काम है। तो देखो हम उसको जब बर्न करते हैं ना, तो हम जैसे ही उसको जलाएंगे तो वो व्हाइट डैजलिंग फ्लेम्स में जलता है, ठीक है। तो वो कैसे जलता है? वो व्हाइट डैजलिंग, याद रखना, बर्न्स विद अ व्हाइट डैजलिंग फ्लेम्स, और एक चूरा बन जाता है जो कि एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है।
तो देखो रिएक्शन कैसी होती है, मैग्नीशियम कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ और वो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है यही है वो व्हाइट पाउडर, ये वही व्हाइट पाउडर है, ठीक है, ये वही व्हाइट पाउडर है। तो पहले तो मुझे ये बताओ ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, बोलो। ऑब्वियसली इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके साथ साथ अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, बोलो क्या बोलते हो, क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्या लगता है तुम्हें, क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, व्हाट डू यू से, सोचो सोचो सोचो, क्या ये तुम्हें एक्सोथर्मिक लग रही है, कंफ्यूज हो गए ना, कंफ्यूज ही आ गए, कंफ्यूज ही आ गए, एक्सो है कि एंडो है। अब थोड़ा और सोचो इस सवाल के बारे में, आज की क्लास के अंत में जवाब दूंगा, सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या लगता है तुम्हें, क्या ये एक्सो है एंडो है। अभी आते हैं इस पे एक और इंपॉर्टेंट सवाल पे कि मैग्नीशियम रिबन को पहले घिसा क्यों, क्या मजा आ रहा था क्या भैया आपको, नहीं मजा नहीं आ रहा था। क्या होता है मैग्नीशियम जो होता है वो हाई रिएक्टिव मेटल है, तो मैग्नीशियम ना ये मान लो मैग्नीशियम की रिबन है, तो वो इन्वायरमेंट का जो ऑक्सीजन होता है ना उससे वो रिएक्ट करा लेता है और खुद के ऊपर एक लेयर बना देता है, और वो लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो पहले हमें ना मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाना होता है घिस घिस के, और उसके बाद मैग्नीशियम हमें बर्न करना होता है, तो इसलिए उसको रब किया जाता है टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करने के लिए किया जाता है। चलो, तो ये तो हो गई एक रिएक्शन, अभी और रिएक्शन पढ़ते हैं, जैसे कि अगली रिएक्शन है केमिकल ऑक्साइड की। एक मिनट पानी पी लो। अच्छा बताए एक दिन क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, ठंड का मौसम चल रहा है और मैं जल्दी उठ गया, सुबह जल्दी उठ गया क्योंकि मुझे कहीं जाना था। तो जब मैं सुबह उठ के गया, मेरे मम्मी पापा मुझे ऐसे देखने लगे, वो शॉक हो गए, उनको लगा कि ये हमारा ही लड़का है या कोई एआई है ये और सुबह जल्दी, ये कैसा हो गया, है ना, उनको नहीं पता था मुझे कहीं काम से जाना है है ना। तो अगर आप घर में छुट्टी पे अगर जल्दी उठ जाओ तो घर वालों को लगता है कि आज क्या हुआ है इसको, है कुछ तो गलत हुआ है इसके साथ, ठीक है। तो रिएक्शन हम पढ़ते हैं अगली कैल्शियम ऑक्साइड की। कैल्शियम ऑक्साइड क्या, क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम आप समझते होगे, क्विक लाइम एक पाउडर होता है जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड या तो क्विक लाइम एक पाउडर होता है, ठीक है। अब इस पाउडर को अगर तुम पानी में डालोगे, इसको अगर तुम देसी भाषा में चूना भी बोलते होगे, चूना, चूना होता है ना, चूना, अरे वो पुट्टी नहीं होती घर में, तो एक व्हाइट पाउडर आता है, चूना होता है, उसको पानी में मिलाते हैं, हाँ ये वही है। तो जब पानी में मिलाते हैं ना, तो अगर आपने देखा हो तो पानी में घुलते ही जो जो बाल्टी होती है ना जिसमें इसको घोला जाता है, वो बाल्टी गर्म हो जाती है, नोट करा है। तो इसकी रिएक्शन क्या होती है, व्हेन इट कंबाइंस विद वाटर इट फॉर्म्स अ कंपाउंड CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और वी कैन से स्लेक्ड लाइम, इसका एक और नाम होता है स्लेक्ड लाइम, प्लस हीट रिलीज होती है। यानी ये एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है और साथ साथ में इट इज एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। साफ दिख रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि गर्म हो जा रही है ना चीजें। आई बात समझ में, ये क्या होता है स्लेक्ड लाइम, ये क्या होता है क्विक लाइम। तो याद रखना कन्वर्जन ऑफ क्विक लाइम इनटू स्लेक्ड लाइम क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बहुत बढ़िया जी, क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलो, है ना, अब बात करते हैं इसकी एक और रिएक्शन के बारे में, इसकी एक और रिएक्शन। अब होता क्या है, यही जो स्लेक्ट लाइम था ये तुम्हारे घरों में लग गया, दीवारों पे लग गया, ठीक है, दीवारों पे मैंने लगा दिया, मान लो मैं काम कर रहा हूं और मैंने दीवारों पे लगा दिया। अब क्या होगा कि थोड़ी देर बाद ना ये सख्त हो जाता है, देखा है, सख्त हो जाता है ना, पपड़ी बन जाती है इसकी, सख्त हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो स्लेक्ड लाइम है, दिस स्लेक्ड लाइम, ये जो स्लेक्ट लाइम था ये रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, दिस रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। और वो जो तुम्हें जो दिखता है ना, स्टिफनेस दिखती है दीवारों पे, वो लेयर दिखती है, वो लेयर होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। किसकी लेयर दिखती है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट की। बहुत बढ़िया, तो याद रखना ये रिएक्शन भी कैल्शियम कार्बोनेट, अच्छा साथ साथ में पानी और बनता है, साथ साथ में वाटर और बनता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इतनी चीज तो तुम्हें समझ आ गई। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन क्या होता है कि जब व्हाइट वॉशिंग होती है घर के अंदर तो वो जो शाइनी फिनिश आती है, वो शाइनी फिनिश किसकी वजह से आता है, तो याद रखना वो शाइनी फिनिश आता है ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, इसकी वजह से वो शाइनी फिनिश आता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, बताया ना अभी, हाँ
होता है ना, हाँ ठीक है, इसकी वजह से आता है। चलो बहुत बढ़िया, इतनी चीजें हमें समझ आ गई। अब यहां पर एक टॉपिक होता है, यहां पर एक टॉपिक होता है, व्हाट इज दी, अगर वो लिखा होगा, हाँ ये लिखा, व्हाट इज दी टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है नेचर में और हमें टेस्ट करना है कि यार यहां कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है, तो हम कैसे टेस्ट करेंगे? व्हाट इज द प्रोसेस? कोई बताएगा क्या प्रोसेस हो सकता है? क्या प्रोसेस हो सकता है? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट कुछ नहीं है, वो जो अभी मैंने आपको करके दिखाया ना वही है, समझाता हूं। लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है? लाइम वाटर टेस्ट, लाइम वाटर टेस्ट यही है कि आप क्या करो, स्लेक्ड लाइम लो, स्लेक्ड लाइम लो, या फिर इसको हम लाइम वाटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बहुत सारे नाम हैं। लाइम वाटर लो और लाइम वाटर में से CO2 को पास करो, और जब CO2 को पास करोगे ना तो पता क्या होगा? तो पता क्या होगा? ये पहले क्या था? लाइम वाटर, इट विल टर्न मिल्की। देखो कैल्शियम कार्बोनेट का कलर क्या होता है? व्हाइट होता है। मिल्क का कलर क्या होता है? व्हाइट होता है। तो ये जो लाइम वाटर था ना, इट विल गेट कन्वर्टेड मिल्की, यानी ये मिल्की हो जाएगा। और इसी टेस्ट को हम बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट। इसी टेस्ट को हम बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में? लाइम वाटर से अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को पास करोगे तो लाइम वाटर विल टर्न इनटू मिल्की, मिल्की हो जाएगा वो। उसी को हम बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट। बहुत बढ़िया। क्या रिएक्शन समझ आई बेटा? स्लेक्ड लाइम क्या होता है? देखो स्लेक्ड लाइम लाइम वाटर सेम है, बस आप ऐसे समझो, स्लेक्ड लाइम में जो आप पानी मिला देते हो, और ये स्लेक्ड लाइम आ गया। देखो क्विक लाइम था, क्विक लाइम में पानी मिलाया, स्लेक्ड लाइम बना। स्लेक्ड लाइम में अगर और पानी मिला दोगे तो वो क्या बन जाएगा? लाइम वाटर बन जाएगा। एक तरीके से आप ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, ठीक है। और उस लाइम वाटर में से अगर आप CO2 को पास करोगे तो इट विल कन्वर्ट मिल्की, यानी कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास बन जाएगा। राइट? क्लियर? इसी को हम बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट। बहुत बढ़िया, चलो जी समझ आ गया। ये एग्जांपल याद रखना है, दोनों क्या थे? दे आर दी टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा? क्विक लाइम इंटू स्लेक लाइम और मैग्नीशियम रिबन वाला। ठीक है। अब यहां पर देखो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में ना बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, और आजकल ना MCQ में पूछा जाता है कि ये एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर आप किसी भी नेचुरल गैस को बर्न करा रहे हो, यानी कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जैसे कि ये मीथेन है, इसको अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हो तो ये एक प्रकार का क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें हीट रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? हीट। उसके अलावा डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल इनटू कंपोस्ट। अगर आपने देखा हो वेजिटेबल्स होती हैं, उनको अगर आप मिट्टी में गाड़ देते हो तो उससे खाद बनती है, तो वो जो कन्वर्जन होता है ना वो भी एक्सोथर्मिक है, उससे भी हीट रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? हीट रिलीज होती है। याद रखना, MCQ में पूछा जा सकता है। अगला बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसमें हीट रिलीज होती है, और ये क्या है? ये एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हाँ, बहुत सारे बच्चे एंडो लिख रहे थे। एंडो क्यों लिख रहे थे? उन्हें लग रहा था कि भैया आग लगा रहे हैं ना, आग। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या ग्लिच आ गया? क्या ग्लिच आ गया? कौन सा ग्लिच? हाँ हाँ, बच्चे कह रहे थे आग लगा रहे हैं ना, आग। तो उस आग की वजह से भैया, बट इसमें हीट रिलीज होती है बेटा, ये भी तो समझो। चलो, उसके अलावा क्विक लाइम रिएक्टिंग टू वाटर, वो भी क्या है? एक्सोथर्मिक। रेस्पिरेशन, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, रेस्पिरेशन जो है, द रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी यानी हीट ही है, तो उस प्रोसेस को भी हम बोल सकते हैं एक्सोथर्मिक। देखो क्योंकि उसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन अब आपको एंडोथर्मिक के भी एग्जांपल याद करने पड़ेंगे, जो कि है फोटोसिंथेसिस। देखो फोटोसिंथेसिस में भी एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन तुमने एनर्जी रिलीज नहीं होती, सॉरी, उसमें ग्लूकोज बनता है, लेकिन सनलाइट का यूज होता है। सनलाइट क्या है? एनर्जी है। तो ये क्या हुआ? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस इज अ टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके अलावा अभी हम कुछ डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, वो भी एंडोथर्मिक है। बच्चे कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन आ चुका है 2024 के अंदर, जिसमें सवाल पूछा गया था, 4 ऑप्शंस मिलते हैं, ये बोला जाता है इनमें से एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है, और उसमें से एक ऑप्शन में फोटोसिंथेसिस होता है, और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गलत करके आते हैं। ठीक है, तुम नहीं करोगे ना गलत? पक्का वादा हो गया अपना? कौन सा ग्लिच आ गया यार? कौन सा ग्लिच कर रहे हो तुम? एक तो तुम कभी कभार स्पैम भी करते हो ना, तो पता भी नहीं चलता। चलो जी, अब इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया जाए, फिर डीकंपोजिशन रिएक्शन पे बढ़ेंगे। आंसर बताओ चलो।
तुमने नोट करा कि साल खत्म होने को आ गया यार, पर उसका रिप्लाई तो फिर भी नहीं आया ना। मजाक कर रहा हूं, साल खत्म होने को आ गया ना, कितनी जल्दी साल निकल गया यार, कितनी जल्दी साल निकल गया ना, पता भी नहीं चला। एंड होने को आ गया, दिसंबर चल रहा है यार, जन्मदिन आ गया यार मेरा, यार 9 तारीख का जन्मदिन आ गया। आज क्या हो गई, आज 5 तारीख हो गई, 5 तारीख हो गई। 24 साल का हो जाऊंगा दोस्तों मैं, 24, यस, तुमसे बहुत बड़ा हो जाऊंगा मैं अब। 24 साल का हो चुका हूं मैं, हो जाऊंगा मतलब 24 साल का हो जाऊंगा यार मैं, ये सोच रहा हूँ, वाह यार 24 साल का हो जाऊंगा मैं, क्या बात है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। अ वाइट सॉलिड एक्स रिया एक्स, एक्स की बातें ना करो भैया, दिक्कत होती है। अ वाइट सॉलिड एक्स रिएक्ट विग्रसली विद वाटर टू फॉर्म प्रोडक्ट वाई, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, एंड वाई इज कॉमनली यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग, यानी जो वाई है उसको व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है। तो आपको ऑलरेडी पता है व्हाइट वॉशिंग में किसको हम यूज करते हैं, स्लेट लाइम को यूज करते हैं। तो एक्स क्या होगा बेटा, एक्स होगा ये, इसका रिएक्शन हुआ H2O से, वाई बनाया, वाई क्या है, वाई है ये, ठीक है, बहुत बढ़िया। वाई स्लोली रिएक्ट्स विद अ गैस Z इन द एयर टू फॉर्म शाइनी व्हाइट कंपाउंड, वो एक गैस से रिएक्ट करता है। तो अगर वाई कौन सी गैस से रिएक्ट करता है, CO2 गैस से रिएक्ट करता है, तो Z क्या होगा, Z होगा CO2। Z गैस जो लिखी है, पूछी गई है, वो क्या है, वो है CO2। बहुत बढ़िया, आइडेंटिफाई XYZ कर दिया है। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाटर, तो ये वाली जो रिएक्शन है ये आपको बैलेंस तरीके से लिखनी है। अगला, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन बिटवीन वाई एंड जेड, वाई एंड जेड यानी ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये वाई है और ये जेड है, इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और साथ साथ में पानी बनता है, तो इसको आपको बस बैलेंस और करना है। वैसे शायद ये बैलेंस होगा ऑलरेडी मेरे हिसाब से, 2 2 4 4 5, हाँ बराबर है, बैलेंस्ड है ऑलरेडी, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन अकरिंग व्हेन एक्स चेंज टू वाई, जब एक्स वाई में बदलता है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। वाई डज द टेम्परेचर राइज व्हेन एक्स रिएक्ट विद वाटर, जब एक्स रिएक्ट करता है पानी के साथ, तो बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट इज रिलीज्ड, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है यार। एक तो ये माइक परेशान करती है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर एन ऐश ऑफ व्हाइट कलर इज प्रोड्यूस्ड, आपको पता है मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं व्हाइट कलर की ऐश क्या होती है। ऐश से तुम्हें याद आया, वो एक पोकेमोन आता था उसमें ऐश होता था, जिसका वो पिकाचू, पिकाचू देखा है, ऐश नहीं देखा, अरे यार तुमने पुराने शोज नहीं देखे, कोई नहीं। तो मैग्नीशियम रिबन जो है उसको जलाते हैं तो एक व्हाइट कलर का पाउडर बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। उसकी केमिकल रिएक्शन लिखनी है, स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो, इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो अब बढ़ते हैं बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शन की तरफ। अगला टाइप की रिएक्शन है डीकंपोजिशन रिएक्शन, राइट राइट, देखा है, वाह यार तुमने पोकेमोन देखा है, पढ़ाई ना हो रही तुमसे, पोकेमोन दिखवा लो। दोनों तरफ से बेटा। आ जाओ। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन था। अब ये क्या होता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है टूटना, जैसे कि तुम्हारा दिल भी टूटा है, वैसे ही डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब भी होता है टूटना, ठीक है। यहां पर एक कंपाउंड होगा, एक रिएक्टेंट होगा, और वो रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर टूट जाएगा, बिखर जाएगा एकदम, ठीक। तो यानी डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। बहुत बेसिक डेफिनेशन है, देखो डेफिनेशन आजकल नहीं पूछी जाती, हाँ डीकंपोजिशन की कभी कभार पूछ ली जाती है, व्हाट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन, वो तुम लिख दोगे, लेकिन एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आते हैं, तो इसके जो एग्जाम्पल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे ये क्या फोटो बना दी भाई, है चिंटू लाल, मिंटू लाल, नहीं ये दिगराज सर, ये दिशा भाभी, दिशा भाभी नाराज हो गई है, दिशा भाभी जा रही, देखो नाराज हो गई है, दिशा भाभी जा रही है वापस, नाराज हो गई है, दिगराज सर नाराज कर दिया है दोस्तों, देखो नाराज कर दिया है एकदम, क्या करे, कोई बात नहीं, चलो बहुत बढ़िया। तो अब देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन भी 3 टाइप की होती है, एक होती है थर्मोलाइसिस, एक होती है इलेक्ट्रोलाइसिस, एक होती है फोटोलाइसिस। समझाता हूं, थर्मो यानी वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट की वजह से, यानी गर्म करने की वजह से एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के अंदर ब्रेक हो जाएगा,
इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट ब्रेक कर जाएगा, और फोटोलाइसिस के अंदर सनलाइट की वजह से यानी लाइट एनर्जी की वजह से वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं थर्मोलाइसिस। अ कंपाउंड ब्रेक्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस व्हेन हीटेड, उसको हम बोलते हैं थर्मोलाइसिस। क्या बोलते हैं बेटा, थर्मोलाइसिस। अब इसका एग्जांपल पता है क्या है, अगर तुम्हें भी याद हो, अभी मैंने वो कैल्शियम कार्बोनेट, याद आया, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ याद आ गया, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट बनाया था, है ना। अब उस कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं हीट करूं, देखो ये सिंबल होता है बेटा हीट का, ये ट्राइंगल है बट ये सिंबल होता है हीट का, तो टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा, दो चीजों में टूटेगा, एक तो क्विक लाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। यानी इसके अंदर क्या हुआ, हीट की वजह से कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया क्विक लाइम और CO2 के अंदर। ये रिएक्शन भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो क्विक लाइम होता है ना, इसका पता काम क्या होता है, क्विक लाइम इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन सीमेंट। क्यों मैंने आपको ये पॉइंट क्यों बताया, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि क्विक लाइम जो है उसके यूजेस क्या होते हैं, तो आपको एक यूज पता होना चाहिए कि सीमेंट बनाने की जो सीमेंट की इंडस्ट्री है उसमें क्विक लाइम लगता है, छूना ही तो है। ठीक है, ओए क्लिप व्लिप मत काटा करो फालतू की प्लीज। दोस्तों दोस्तों दोस्तों, पता है मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अच्छी अच्छी क्लिप होती है ना वो काट दिया करो, ठीक है। अगर ऐसे कोई मेरी नाचते हुए की, है ना, या फिर कुछ ऐसे ऐसे करते हुए की, ये सब नहीं करना होता। अगर मैं अपनी बहन के बारे में कुछ कह रहा हूं, मत काटना, उसके पास पहुंच जाती है रील, फिर वो मेरा यहाँ जीना हराम कर दे। समझो यार थोड़ा, है ना, तुम यार समझो ना यार, एक भाई का दुख भी तो समझने की बात होती है ना। अच्छी वाली कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, बट जो समझो ना यार, दिक्कतें हो जाती हैं, घर परिवार वाला आदमी हूं मैं, तुम थोड़ा सोचो यार भाई, दिक्कतें हो जाती है, ठीक है। तो समझ लो ना, अंडरस्टैंडिंग, बैच में अंडरस्टैंडिंग रखेंगे बेटा अपन पूरी ना अपने बीच की। देख तू परेशान करेगा तो मैं भी तेरे को परेशान करूंगा फिर, ठीक है। हाँ चल, आया अगली रिएक्शन देखते हैं अब, मोलाइसिस के ही, देखो पास आ जाओ। डीकंपोजिशन रिएक्शन में से एक सवाल आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। डीकंपोजिशन में भी थर्मोलाइसिस जो पोर्शन है, जिसके अंदर कुछ 3-4 एक्टिविटीज हैं, उन 3 एक्टिविटीज में से ही सवाल आपके पेपर के अंदर दिखने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, अराउंड 100%। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना, पहली रिएक्शन में बता चुका हूं, दूसरी रिएक्शन और तीसरी रिएक्शन में बताने वाला हूं। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, है ना। अब ये बातें अंदर रहेंगी, बाहर नहीं जाएंगी। दूसरी रिएक्शन क्या है, डीकंपोजिशन ऑफ द फेरस सल्फेट, डीकंपोजिशन ऑफ द फेरस सल्फेट। अब देखो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं, मैं आपको बताता हूं कहानी की मदद से। एक था गुंडा फेरस सल्फेट, एक था गुंडा फेरस सल्फेट, और उसको लड़ाई करनी थी पीके भैया के साथ। पीके भैया से लड़ाई करने चला था, पीके भैया के साथ लड़ाई करने चला था, तो उसने क्या सोचा कि मैं अपने साथ 7 गुंडों को लेके आता हूं, यानी 7 पानी के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ जोड़ के लेके आया था, सोच रहा था कि मुझसे लड़ लेगा। तो पहले इनका जो रंग था वो ग्रीन था, कैसा था बेटा, रंग ग्रीन था। कौन था, फेरस सल्फेट FeSO4 का क्रिस्टल मुझसे लड़ने आ रहा था, कलर क्या था, ग्रीन था, पानी को साथ लेके आ रहा था। अब जैसे ही उन्हें पता चला कि लड़ाई होने वाली है पीके भैया से, तो ये जो 7 गुंडे थे अपने स्टूडेंट थे, और अपना प्लस हो गया बेटा। तो अब ये 7 गुंडे इससे दूर हो गए, यानी जैसे ही मैंने हल्का सा हीट करा, ये सातों के सातों गुंडे भाग गए, और FeSO4 गुंडा बचा अकेला। और जब इंसान अकेला पड़ जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, चेहरे का रंग उड़ जाता है, यानी वो व्हाइट हो गया बेचारा। अरे रंग उड़ गया ना उसके चेहरे का यार, लड़ने आ रहा था अपन से, है। इनको क्या पता था, है ना सिस्टम। इनको तो अब गए सारे 7 के 7 गुंडे, अकेला रह गया। अब मुझसे लड़ने आया था, तो मैंने कहा अब तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं भाई, मैं अब नहीं छोड़ूंगा, अब तुझे और गर्म करूंगा मैं। तो मैंने क्या करा, मैंने इस FeSO4 को और गर्म करा। अभी तक इसका कलर क्या था, व्हाइट हो गया था ना, रंग उड़ गया था। और जब मार पिटाई होती है तो चेहरे का रंग कैसा हो जाता है बेटा, लाल हो जाता है, रेडिश हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है ना। तो अब इसके साथ इसको गर्म किया मैंने, बहुत गर्म करा बेटा, तो ये टूटा, और इसने टूट के बनाया Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, प्लस प्लस एक गैस बनाई SO2, और एक और गैस बनाई SO3।
SO2 प्लस SO3, ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड, ये होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये होता है फेरिक ऑक्साइड। इसका कलर होता है अराउंड रेडिश ब्राउन, क्या रेडिश ब्राउन, ब्राउन भी बोल सकते हो ना, रेडिश ब्राउन। मार मार के इसका कलर हो गया रेडिश ब्राउन। समझ ना बेटा, इससे क्या सीखने को मिला, पी के वैसे लड़ाई नहीं करनी है। दूसरी बात इससे सीखने को मिला कि देखो हुआ क्या कि जब हमने हीट करा तो ग्रीन से पहले कलर हुआ व्हाइट में, साथ के साथ गुंडे भाग गए। फिर क्या हुआ, और गर्म करा तो ये टूटा, दो गैसेस रिलीज हुई, ये दोनों की दोनों क्या है बेटा, गैस है, ये दोनों की दोनों क्या है, गैस है, और ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ठीक है। ये हो गया रेडिश ब्राउन। उसके अलावा ये दो गैसेज हैं SO2 SO3, इसको हम बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये जो दोनों गैसेज होती हैं इनकी वजह से ही एसिड रेन होती है। एसिड रेन आपने सुना होगा ना, तो वो जो एसिड रेन होती है ना बेटा, वो इन्हीं गैसेज, ये मेन कंपोनेंट है, इन्हीं की वजह से एसिड रेन क्रिएट होती है, राइट। चलो ओके जी, और आप फार्मिंग कर रहे हो भैया यार ये क्या टर्म्स है यार तुम्हारे आजकल, आजकल तुम्हारी जो टर्म्स होती है ना मुझे आधी समझ नहीं आती, मैं सही बता रहा हूं। मैं देखता हूँ लोगों को क्या क्या लिखते हैं यार, एनजीएल, एनजीएल है ना, एनजीएल, और क्या लिखते हो, तो कुछ तो लिखते हो तो भारी यार, क्या खतरनाक सा कुछ लिख देते हो। चलो ठीक है जी, ये पहली रिएक्शन हमें समझ में आई। यानी हुआ क्या, अब इस रिएक्शन को एक बार रीड कर लेना बेटा पूरी को। क्या कि ऑन हीटिंग दे लूज वाटर एंड कलर चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू व्हाइट। फर्दर हीटिंग कलर चेंजेस फ्रॉम व्हाइट टू रेडिश ब्राउन, क्योंकि फेरिक ऑक्साइड बन गया। द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज ऑब्जर्व ड्यू टू रिलीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये रिएक्शन है। अच्छा, ये बैलेंस्ड वाली रिएक्शन आप याद रखना, ये बैलेंस्ड जो रिएक्शन है ना, ये आप याद रखना। बस कुछ नहीं करना, यहां पे टू लगाना होता है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो ये तो हो गई पहली रिएक्शन। अब आती है दूसरी रिएक्शन, जो कि है लेड नाइट्रेट की। ये तुम्हें दिख रहा होगा लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट के क्या होते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में होता है लेड नाइट्रेट। क्या है, लेड नाइट्रेट। ठीक है, अब आप ऐसे समझो, लेड नाइट्रेट में एक बार आपको बता देता हूं। लेड नाइट्रेट, ये वाली रिएक्शन वैसे अभी आपको बताई भी थी बैलेंसिंग के दौरान। इसको जब मैं हीट करता हूं ना, तो ये क्या बनाता है, पहले तो ये बनाता है लेड ऑक्साइड, फिर ये बनाता है एक गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और एक और गैस बनाता है ऑक्सीजन। ठीक है, लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। अच्छा, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, इसकी बड़ी खासियत है, ये होता है ब्राउन कलर का, ये होता है ब्राउन कलर का। यानी जो गैस होती है ना, जैसी रिएक्शन होती है तो ऐसे ऐसे धुआं निकलता है ब्राउन कलर का, तो तुम देखते ही बता दोगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, देखते ही बता दोगे। ये ब्राउन फ्यूम्स में आता है, ब्राउन फ्यूम्स। ठीक है, ये जो तुम्हें दिख रहा है लेड ऑक्साइड, इसका कलर राउंड येलो होता है। कैसा होता है, येलो येलो, डर्टी फेलो ठीक है, ये येलो होता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, लेड नाइट्रेट को हीट करा तो उसका कलर बदल गया येलो में, ब्राउन कलर की गैस निकली। और ऑक्सीजन भैया को तो तुम जानती हो, ये तो हर जगह है। इसको हम बोलते हैं क्या, डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। ठीक है, तो याद रखना, इट डीकंपोजेस टू येलो लेड मोनोऑक्साइड, येलो लेड मोनोऑक्साइड। अच्छा, मैंने लेड ऑक्साइड ही तो बताया, हाँ लेड ऑक्साइड ही बताया। येलो लेड मोनोऑक्साइड, ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फ्यूम्स एंड ऑक्सीजन गैस। तो इसकी जो बैलेंस्ड इक्वेशन है ये आपको यहां पे याद करनी है। ठीक है, अब बच्चे पूछेंगे भैया लेड नाइट्रेट का कलर क्या होता है। लेड नाइट्रेट का कलर कुछ नहीं होता, व्हाइट होता है, तो कलरलेस भी आप बोल सकते हो, राइट। बताओ, बोलो। चल, एनजीएल भैया, यू टीच इज वेल। वाह बेटा, बिल्कुल ही जैन जी बन रहे हो, जैन जी। ओ माय गॉड। चलो, तो ये दो प्रकार की जो रिएक्शन थी ना, एक ये है, याद रखना ये है ना, कलर याद रखना। दूसरी ये थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहां से सवाल कैसे आते हैं वो मैं आपको सवाल बता देता हूं, जरा एक बार एपीएल खेल ली जाए, एपीएल खेल ली जाए। बताना, द एमिशन ऑफ द ब्राउन फ्यूम, बताओ। मैं क्यों पढ़ूं क्वेश्चन, क्वेश्चन तुम पढ़ोगे, मैं तो ऑप्शंस दूंगा और पोल दूंगा। छुट्टी कर दो, क्यों भाई।
चलो बहुत बढ़िया। क्या बोला है कि जो ब्राउन फ्यूम्स आती हैं रिएक्शन में लेड नाइट्रेट के डीकंपोजिशन में, वो किसकी वजह से आता है? तो आपको साफ पता है, ऑप्शन आएगा ए, थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो द आंसर शुड बी ए, ना कि बी मूर्खो। बी नहीं है यार, कैसी बातें कर रहे हो यार, डीकंपोजिशन हो रहा है ना। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन। ये तो एमसीक्यू नहीं है, पढ़ो इसको। देखो कितनी बार पूछा गया है सवाल ना। व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट अ येलो प्रेसिपिटेट। अरे यार ये वाला क्वेश्चन यहां क्यों डाल दिया? ये अभी मत करो बेटा, ये आगे का क्वेश्चन है, ये आगे का क्वेश्चन है, ये अभी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, वहां का क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ ग्रीन कंपाउंड ए इज हीटेड स्ट्रांगली, इट फॉर्म्स अ ब्राउन सॉलिड बी एंड टू गैसेस सी एंड डी। अब देखो ऐसे आते हैं क्वेश्चन, ये एबीसीडी एक्स वाई जेड, कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तुम्हें पकड़ना कैसे है क्वेश्चन को? अ ग्रीन कंपाउंड ए, अगर एक कंपाउंड है ग्रीन कलर का, तो तुम्हें याद होना चाहिए, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में तुम ग्रीन कलर का एक ही कंपाउंड पढ़ोगे, जो कि है द क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट, यानी FeSO4.7H2O। ठीक है, तो ए क्या है? द क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट। इट फॉर्म्स अ ब्राउन सॉलिड, यानी हमने उसे जब हीट करा बहुत ज्यादा तो एक ब्राउन सॉलिड बनता है, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड क्या था बेटा? Fe2O3। और दो गैसेस बनती थी, एक होती थी SO2 और एक होती थी SO3, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, गैसेस। अब क्या बोला है? द गैस सी टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस रेड। अब ये जो लिटमस वाला कॉन्सेप्ट है वैसे ही अगले चैप्टर का है, बट जब क्वेश्चन आते हैं ना पेपर के अंदर तो मिक्स होके आते हैं। देखो लिटमस को, कौन से लिटमस को? ब्लू लिटमस को रेड कौन करता है? ब्लू लिटमस को रेड वो करता है जो कि एसिडिक होता है, जो कि एसिडिक होता है। क्या बोल रहा हूं मैं? ब्लू लिटमस को रेड कौन करता है? जो कि एसिडिक होता है। राइट राइट, जल्दी बताओ, हाँ या ना? इतना सबको याद है एसिड बेस का? अगर याद नहीं है अभी के लिए समझ लो, क्योंकि हम इसको आगे पढ़ेंगे भी, इसको आगे पढ़ेंगे भी। तो आपको पता होना चाहिए कि सी गैस कौन सी है? सी है SO2, क्योंकि पता है ये जो SO2 होता है ये पानी के साथ रिएक्ट करके एक एसिड बनाता है H2SO4, और ये जो H2SO4 है ये क्या करता है? ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, आगे हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, थोड़ा एसिड बेस का कॉन्सेप्ट यहां मिक्स आ गया। चलो, द गैस डी टर्न्स लिटमस, क्या लाइम वाटर मिल्की। एक मिनट, हाँ? ये क्या कर दिया भाई? ये तो गलत हो गया। गैस डी कैसे कर सकती है कन्वर्ट? द ब्राउन सॉलिड बी एंड टू गैसेस आर रिएक्टेड। नहीं भैया, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये थोड़ा सा गलत हो गया। क्योंकि जो डी गैस हमारी है वो SO3 है। इसको थोड़ा सा कट कर लो भैया, ये पोर्शन गलत हो गया है, क्योंकि जो गैस वाटर को मिल्की करती है, लाइम वाटर को, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, SO3 थोड़ी ना होती है। तो ये यहां पे थोड़ा सा गलत हो गया, बाकी पूरा क्वेश्चन ठीक था। ठीक है, ये वाला पोर्शन गलत हो गया। राइट राइट, क्वेश्चन में गलती है, गलत हो गया थोड़ा सा। चलो चलो, ठीक है जी, आया समझ में? आया समझ में? ठीक है, अब ऐसे ही देखो बेटा, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, एक क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार कि एक कंपाउंड है X, देखना, एक कंपाउंड है X, ठीक है, और जब उसका डीकंपोजिशन होता है तो एक येलो सॉलिड बनता है, येलो सॉलिड बनता है Y, प्लस में एक गैस निकलती है Z जो कि ब्राउन कलर की है, और साथ साथ में एक ऐसी गैस बनती है W जो कि फोटोसिंथेसिस में भी रिलीज होती है, फोटोसिंथेसिस में भी रिलीज होती है। तो आपको पता होना चाहिए ये किसकी बात चल रही है? ये बात चल रही है बेटा लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स की, है ना, लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स की। पकड़ते कैसे हैं? पकड़ते हैं ब्राउन फ्यूम से। जहां पे ब्राउन फ्यूम का जिक्र हो जाए तो आपको पता होना चाहिए इट इज लेड नाइट्रेट, क्योंकि लेड नाइट्रेट के रिएक्शन में ब्राउन फ्यूम्स निकलती है। तो ये होगा क्या? लेड मोनोऑक्साइड, ये क्या होगा? ऑक्सीजन, और ये होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, राइट, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन की तरफ, फिर फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन पढ़ेंगे, फिर हम आज की सभा को अंत पे लेकर आएंगे। चलो, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन अब हमें पढ़ना है। ये क्या है? ये एक ऐसी डीकंपोजिशन है जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से प्रोडक्ट्स ब्रेक हो जाएंगे। देखते, अ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड टू डीकंपोज और ब्रेक डाउन कंपाउंड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, है ना। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे। इसका एग्जांपल है, इसकी एक एक्टिविटी है ये वाली एक्टिविटी। इसमें हम क्या करते हैं? पानी को लेते हैं, ठीक है, पानी लिया हमने, देखो पानी को एक बीकर में लिया,
पानी में सबसे पहले हमने कुछ एसिड मिलाई, एसिड मिलाते हैं हम, H2SO4 मिलाते हैं, है ना, कुछ एसिड को हम ऐड करते हैं, H2SO4 या HCl। क्यों ऐड करते हैं उसके बारे में आगे जवाब दूंगा। फिर हम क्या करते हैं बेटा, दो रॉड लेते हैं, एक होती है कैथोड और एक होती है एनोड। एक होती है कैथोड, ये होती है एनोड, ठीक है, ये मान लो एनोड है, ये है कैथोड, ठीक है। फिर बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। अब बैटरी में क्या होगा, बिजली पास होगी, और जब भी पानी में से जब बिजली पास करी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा दो गैसेस के अंदर, एक हाइड्रोजन गैस, एक ऑक्सीजन गैस। दो गैसेस में कन्वर्ट होता है, ये सबको पता है, ये तो सबको पता है, ऐसा तो कोई नहीं है किसी को नहीं पता ये। हाँ हाँ ठीक है, सबको पता है भैया। बट सवाल ये आता है कौन सी गैस कहां बनेगी, कौन सी गैस कहां बनेगी। तो इसकी एक ट्रिक है बेटा, मतलब कौन सी गैस हाइड्रोजन कैथोड पे बनेगी या फिर ऑक्सीजन एनोड पे बनेगी, कैसे याद होगा। तो इसकी एक ट्रिक होती है जो कि मैं आपको बोलता हूं, चल हट ओए जब भी तुम्हारा दोस्त आता है उसको तुम क्या, चल हट ओए, चल हट ओए, चल हट ओए, चल हट ओए। यानी कैथोड पे बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है एनोड पे। कैथोड पे बनता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पे बनता है, हाँ ऑक्सीजन कहां बनता है, एनोड पे। चल हट ओए, चल हट ओए, ठीक है जी, है ना। कोई भी पर अपने टीचर के सामने मत बोल देना, स्कूल में पूछ ले तुमसे कि हाइड्रोजन गैस कहां बनती है और तुम बोल दो चल हट ओए, बेटा बेटा ऐसा हाल करेंगी तुम्हारी मैडम तुम्हारा कि तुम तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चल हट वैसे आप याद कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये जो है, ये है कैथोड और ये है एनोड। तो क्या हुआ कि कैथोड पे बन गई हाइड्रोजन, एनोड पे बन गई ऑक्सीजन, ठीक है, इतना हमें याद हो गया। अब यहां पर एक और चीज है, पता है आपको, देखो यहां पे कितनी ज्यादा गैस बनी है, यानी जो हाइड्रोजन की गैस है वो डबल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन की गैस। अगर मैं आपको रेशियो बताऊं, वॉल्यूम का रेशियो बताऊं, तो वो होता है 2:1। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का जो रेशियो होता है वो होता है 2:1। यानी हाइड्रोजन गैस डबल बनती है ऑक्सीजन के। अब पेपर में सवाल आता है ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्या कोई बताएगा ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है बेटा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप इस इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो यहां पे 2 लगाओगे और यहां पे भी 2 लगाओगे, तो आपको साफ दिखेगा कि जो हाइड्रोजन गैस बन रही है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में डबल बन रही है, क्योंकि यहां पे 2 आ रहा है। हाँ कि ना, हाँ कि ना। जैसे ही बैलेंस करा यहां पर क्या आ गया, कोफिशिएंट क्या आ गए, 2 आ गए, इसका कोफिशिएंट 1 है, यानी हाइड्रोजन गैस डबल बन रही है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है भैया, इतना समझ आ गया। अच्छा भैया ये और बताओ कि हमने शुरू में पानी में वो एसिड क्यों मिलाई थी, हमने ऐड क्यों करी थी एसिड। तो एसिड हमने बेटा इसलिए ऐड करी थी, क्या होता है, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, प्योरीफाइड वाटर होता है, दैट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को वो पास नहीं करा सकता, दैट कैन नॉट कंडक्ट बेटा क्या, इलेक्ट्रिसिटी। तो कैसे पास होगा, हम उसमें एसिड मिलाते हैं। एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, यानी बिजली पास हो पाती है। तो उस इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम एसिड को ऐड करते हैं इन वाटर, ताकि बिजली इसमें से पास कर पाए। राइट राइट, चलो जी बहुत बढ़िया। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, आप पढ़ सकते हो आप कि जब वॉल्यूम ऑफ गैस एट कैथोड, कैथोड पे क्या बनता है हाइड्रोजन, एनोड पे क्या बनता है बोलो ऑक्सीजन, ठीक है। उसके अलावा रेशियो, इसका आपको रेशियो याद होना चाहिए, रेशियो क्या होता है 2:1। ये है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम, किसका, वॉल्यूम का। देखो वॉल्यूम, हाइड्रोजन की वॉल्यूम डबल है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। पता है पिछले साल नहीं 2025 में ही क्वेश्चन आया था, द रेशियो ऑफ मास, द रेशियो ऑफ मास। अब इसका आंसर क्या होगा, तुम्हें क्या लगता है बताओ। वॉल्यूम का रेशियो तो 2:1 है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का, लेकिन तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि क्या रेशियो होगा मास का। तो तुम्हें कुछ नहीं करना था, यहां पर तुम्हें पता है हाइड्रोजन का मास होगा 2, क्योंकि यहां पे 2 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन का मास होता है 2, ऑक्सीजन का मास होता है 32, यानी 32। तो इसको तुम डिवाइड करोगे, इसको तुम डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1:16। लेकिन तुम्हें एक चीज याद रखनी है कि यहां पर हाइड्रोजन तो जो थे वो डबल हाइड्रोजन बने थे, 2 हाइड्रोजन बने थे, अगर तुम्हें याद हो तो, है ना, 2 था। तो इसको 2 से और मल्टीप्लाई करो, तो इसको और डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1:8। तो ये रेशियो याद करके जाना, बाय मास रेशियो होता है 1:8, बाय वॉल्यूम रेशियो होता है 2:1। समझे, वॉल्यूम 2:1 है, अगर मैं मास का कैलकुलेशन करूंगा तो 1:8 होता है। इतना याद रहना चाहिए, 2025 के सीबीएसई के अंदर ये पूछा गया था। इस साल आने की चांसेस कम है, क्योंकि जो क्वेश्चन एक साल पे आता है वो नेक्स्ट ईयर पे नहीं रिपीट होता,
वो अल्टरनेटिव ईयर्स पे रिपीट। अब सारी चीजें बता दूं क्या तुमको? आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एक दो क्वेश्चन है। व्हाई डू वी यूज एसिड ड्रॉप्स इन वाटर? प्योर वाटर इज पुअर कंडक्टर, तो अगर हमें कंडक्टिविटी को बढ़ाना है तो हमें एसिड को डालना पड़ेगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अंदर ना क्या रिलीज हुई, कौन सी गैस रिलीज हुई? हाइड्रोजन रिलीज हुई। क्या हाइड्रोजन गैस का भी कोई साउंड है, मतलब कोई टेस्ट है? हाइड्रोजन गैस को क्या हम टेस्ट कर सकते हैं? तो मैंने बोला हाँ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का एक टेस्ट था लाइम वाटर टेस्ट, वैसे ही इसका एक टेस्ट होता है जो कि है पॉप साउंड टेस्ट। पॉप 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 साउंड टेस्ट। यानी अगर आप एक बर्निंग कैंडल को हाइड्रोजन गैस के पास लेके जाओगे, बर्निंग कैंडल को हाइड्रोजन गैस के पास लेके जाओगे, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो साउंड क्रिएट करेगा, पॉप पॉप पॉप, यानी फटने लगेगा, साउंड्स क्रिएट करने लगेगा, और उसी को हम बोलते हैं क्या? पॉप साउंड टेस्ट। क्या बोलते हैं? पॉप साउंड टेस्ट। ठीक है, क्या होता है? नियर हाइड्रोजन गैस a popping sound is heard and a candle goes out. हाइड्रोजन कंबस्टेबल बट नॉट सपोर्टेड फॉर कंबशन। यानी अगर आप कैंडल को हाइड्रोजन के पास लेके जाओगे ना तो पॉप साउंड आएगा, और जो कैंडल जल रही थी ना वो बुझ जाएगी, वो बुझ जाएगी हमारी कैंडल। वहां पे क्या होगा? हाँ, कैंडल जो होगा वो वहां पे बुझ जाएगी, बंद हो जाएगी जलना। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और अगर मैं जलती हुई कैंडल को ऑक्सीजन के पास लेके जाऊं तो क्या होगा? ऑक्सीजन के पास लेके जाऊं जलती कैंडल को, तो ऑक्सीजन से तो कैंडल और ब्राइटर जलने लगेगी। क्या होगा? ब्राइटर जलने लगेगी। द कैंडल विल बर्न मोर ब्राइटली। अब ये क्यों मैंने आपको बताया? अब ये भी कोई आपको नहीं बताएगा, बट मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। आजकल लॉजिकल सवाल आ रहे हैं। वो क्या पूछते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हुआ, उसमें दो गैसेज आई, है ना? एक गैस एक्स है, एक वाई है। एक गैस एक्स है, एक वाई है। अब ये जो एक्स गैस है ना, एक्स गैस, जब इसके पास में जलती हुई कैंडल लेके गया तो पॉप साउंड क्रिएट हुआ, और जब मैं इसके पास जलती हुई कैंडल लेके गया तो ब्राइटर कैंडल मेरी जलने लग गई। तो आपको बताना है एक्स कौन सा है, वाई कौन सा है। तो इससे तुम्हें समझ आता है कि पॉप साउंड टेस्ट, यानी ये है हाइड्रोजन गैस और ये है ऑक्सीजन गैस। ये कहां पर होगा? कैथोड पे, और ये कहां पे होगा? एनोड पे। ठीक है, ऐसे घुमाकर सवाल आ रहे हैं। तो क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। राइट, चलिए जी। आई होप ये समझ आ गया होगा। पोल का रिजल्ट देख लो, क्यूमुलेटिव पोल का रिजल्ट देखेंगे। चलो एक लास्ट पोल का रिजल्ट देख ही लेते हैं। रैंक 1 गौरी, निशा, स्नेहा, राहिल, दक्ष, दिव्यांशु, स्नेह, साई, सार्थुग, श्लोक। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसका भी दे दूं क्या? बट इसका मैं क्या दूं, ये तो मैंने अभी आपको बताया। मास रेशियो क्या होगा? मास रेशियो क्या होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का? ये तो मैं आपको अभी बता चुका हूं, 1:8। तो इसमें क्या बताने का है? अगला क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस डिपेक्टेड इन अ डायग्राम। ये डायग्राम से क्या समझ आ रहा है तुम्हें? इसको थोड़ा जूम कर दूं, समझ आ रहा है? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। ठीक है, राइट द कंपोजिशन ऑफ द गैसेस कलेक्टेड एट एनोड एंड एट कैथोड। एनोड पे गैस होती है ऑक्सीजन, कैथोड पे गैस होती है कौन सी? हाइड्रोजन। ठीक है जी। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, वो आप लिख सकते हो। द रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आर नॉट एडेड। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड नहीं करेंगे दोस्तों तो उससे बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो जब पानी में से बिजली ही कंडक्ट नहीं होगी कैसे काम चलेगा जी? चलो आज के लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा, 5-10 मिनट और लगेंगे बस, मैक्स मैक्स 5-10 और। चलो, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। अभी हमने पढ़ा थर्मल, हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइटिक, ये फोटोलाइटिक। यानी सनलाइट की मदद से क्या होगा, जो रिएक्टेंट होगा वो प्रोडक्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। डायरेक्टली आते हैं एग्जाम्पल पे, क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेशन तो कोई पूछ नहीं रहा है। तो एग्जाम्पल क्या है? एक है फोटोलाइसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड। एक कंपाउंड होता है सिल्वर क्लोराइड, उसका रंग होता है व्हाइट, व्हाइट कलर। ठीक है, एजीसीएल, एजीसीएल। अब जैसे इस एजीसीएल को, पता है एक जादू जादू, वो तुमने एक जादूगर देखा है यार?
हम कुछ दिन पहले भोपाल गए थे ना, नेक्स्ट टॉपर डेज था जब अपना, तो हम भोपाल में थे। तो भाई मुझे फेमस जादूगर की गाड़ी दिख गई। कौन फेमस जादूगर? जादूगर प्रिंस 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 प्रिंस, देखा तुमने? एक जादूगर है बहुत पॉपुलर, जादूगर प्रिंस 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 नहीं देखा? आई है एक जादूगर प्रिंस, है ना? तो ये जादूगर प्रिंस लोग पता है कैसे पागल बनाते हैं, मैं बताता हूँ। पागल नहीं, ये भी ट्रिक है, लोगों को नहीं पता, बट अपन तो साइंस वाले, अपन को पता है। क्या ट्रिक है? कि तुम व्हाइट कलर का एक पाउडर लो, उस व्हाइट कलर के पाउडर को थोड़ी देर बाहर रखो, उसका कलर व्हाइट से बदल के ग्रे हो जाएगा। तो लोग हो बट अपन को शौक नहीं होना है, क्योंकि वो है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है इसका कलर व्हाइट होता है, अगर आप सनलाइट में रखोगे तो टूट जाएगा। किसमें? सिल्वर और क्लोरीन गैस में। अब क्लोरीन गैस तो उड़ जाती है क्योंकि गैस है, गैस तो उड़ जाएगी, बचता क्या है? सिल्वर। और सिल्वर का कलर तुम्हें पता ही है, सिल्वर का कलर होता है ग्रे। सिल्वर का कलर होता है क्या बेटा? ग्रे। राइट? राइट? ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, है ना? तो ये एक रिएक्शन है, व्हाइट किस में कन्वर्ट हो गया? ग्रे में। सनलाइट की वजह से क्लोरीन गैस हवा में उड़ गई। उसके अलावा एक और है, एक और कंपाउंड है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। अब ये जो AgBr होता है ना, इसका कलर याद रखना बस, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का कलर व्हाइट था, इसका कलर जो होता है वो येलो होता है। कैसा होता है? येलो। और जब आप इसको सनलाइट में रखते हो तो सेम प्रोसेस होता है, Ag प्लस Br2, ये तो उड़ जाती है ब्रोमीन गैस, और Ag का कलर क्या होता है बताओ? ग्रे होता है। तो यहां पर भी ग्रे कलर हो जाता है, यानी येलो से देखो ग्रे के अंदर कन्वर्ट हो गया। येलो से ग्रे के अंदर क्या हो गया दोस्तों? कन्वर्ट हो गया। तो यही है बस, यही चीजें हैं, यही है यही क्वेश्चन में घुमा घुमा के पूछ लेते हैं। राइट? समझ आया दोस्तों? अगर समझ आया तो चैट में जरा पीके डाल दोगे। अगर समझ आया तो चैट में पीके डाल दोगे। बस ये वही है, एनसीईआरटी की दो एक्टिविटीज हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूं। याद रखना, याद रखना कि एक है AgCl सिल्वर क्लोराइड, एक है सिल्वर ब्रोमाइड। दोनों में एक से व्हाइट में ग्रे में कन्वर्ट होता है, एक में येलो से ग्रे में कन्वर्ट होता है, बस रिएक्शन दोनों सेम ही है। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। अब सवाल क्या आता है? सवाल आता है, ये तुम मूर्ख बालक बालिका हो, ये मुझसे पूछ रहे हो, आर ऑल डीकंपोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक? क्या सारी डीकंपोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक है? तो मैं उसको बोलूंगा कि यस, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर, जितनी भी डीकंपोजिशन है ना वो होती है एंडोथर्मिक। क्यों? क्योंकि उसमें हीट देनी पड़ती है, या तो सनलाइट देनी पड़ती है, या तो बिजली देनी पड़ती है, तो एनर्जी देनी पड़ेगी। बिना एनर्जी के कंपाउंड्स नहीं टूटते ना यार। अगर तुम्हें कंपाउंड्स को देखो, रिश्ता अगर तोड़ना है तो आग तो लगानी पड़ेगी। अब इससे मोटिवेटेड होके अपने दोस्त का रिश्ता मत तोड़ना, ठीक है? बद्दुआ लगेगी तुम्हें उस दोस्त की, है ना? बद्दुआ लगेगी तुम्हें उस दोस्त की, नहीं, दोस्त का रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। चलो जी, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आ जाइए। Why is AgCl stored in dark color bottle? अब देखो लॉजिकल क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड को क्यों रखा जाता है बॉटल में? क्योंकि अगर सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में आया तो वो तो टूट जाएगा, वो तो टूट जाएगा भैया। वो बोलेगा कि भैया मैं चला, मैं तो टूट गया हूं, मैं टूट गया हूं सिल्वर के अंदर, और क्लोरीन गैस चली गई है मुझसे दूर। तो इस वजह से उसको डार्क बॉटल्स में रखा जाता है ना, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम डीकंपोजिशन। उसके अलावा एक केस बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइन डीकंपोजिशन रिएक्शन, सबसे पहले तो तुम डिफाइन कर दोगे। हाउ कैन वी से दैट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एंड ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट आर डीकंपोजिशन रिएक्शन? अच्छा, क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर और ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है ना जिसका कलर ग्रे हो गया, इन दोनों को हम कैसे बोल सकते हैं कि दे आर डीकंपोजिशन रिएक्शन? तो इस आंसर को देने के लिए आपको कुछ नहीं करना था, दोनों की रिएक्शन लिखनी थी, और लिखना था कि इन बोथ द रिएक्शन वन रिएक्टेंट इज ब्रोकन डाउन इनटू क्या? टू प्रोडक्ट्स। तो जब भी ऐसे एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में टूट जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है? ये कौन सा आ गया? मेंशन द टाइप ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व इन ईच केस। ये अगला क्वेश्चन आ गया, मेंशन द टाइप ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व इन ईच केस। द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड आर अपोजिट रिएक्शन। ये क्वेश्चन किसने लिखा है भाई यार? ये बोर्ड का क्वेश्चन है, बट ये इतना गलत तरीके से क्यों लिखा है? मुझे लग रहा है इसमें मिस प्रिंट है। क्वेश्चन में कहना कुछ और चाह रहे हैं, लिख दिया कुछ भी है। क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है? आपको दो रिएक्शन दिए और आपको ये बताना है कि इन दोनों रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। एक रिएक्शन है द फॉर्मेशन ऑफ क्विकलाइन एंड दूसरी है द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों में क्या डिफरेंस है?
अगर तुम्हें याद हो ये कैसे बनता था, ये बनता था इस प्रकार से, याद है? और ये क्या था? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा ये कैसे बनता था? अगर तुम्हें याद हो, फर्स्ट रिएक्शन ऑफ डीकंपोजिशन, हीट करते थे और ये बन जाता था, साथ साथ में गैस बन जाती थी। यानी ये तो जब बना, ये जब बना तो एक टाइप का एंडोथर्मिक रिएक्शन था, और जब इससे ये बना तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। तो ये डिफरेंस पूछ रहा था, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो तुम्हें बताना था एक एंडोथर्मिक है, एक एक्सोथर्मिक है, बस बस इतना पूछना था। राइट राइट, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। इसी के साथ हमारे, ओ वाह यार क्या फोटो है यार, ये फोटो मेरे पास क्यों नहीं होती, इन लोगों के पास कहां से आ जाती है यार, वाह यार। तो दोस्तों आज की इस सेशन को, इस सभा को अंत किया जाए, खत्म किया जाए। ठीक है, आज हमने शुरू से लेकर एंड तक पढ़ा। कल का आपका काम क्या है? प्लीज एनवाईक्यू सॉल्व कर लेना, है ना। एनवाईक्यूज में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कर लो, इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूं। और कल रिवाइज करके आना जितना भी पढ़ाया। कल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे एंड रिडॉक्स तक पूरा पढ़ेंगे। कल ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, और बताओ क्या चल रहा है जिंदगी के अंदर? थोड़ी बातें कर लूं तुमसे, क्या चल रहा है लाइफ के अंदर? हाँ, देखो बेटा, कोई बात नहीं ना, बच्चे लिख रहे हैं भैया स्ट्रेस हो रही है, टेंशन हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, चलता रहता है, लाइफ है, लाइफ है, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। कल भी मैंने बोला था ना, इट इज लाइफ, प्रॉब्लम्स विल कम, आप कर लोगे यार। ठीक है, और आप अपना ध्यान रखो। पता है, अगर तुम लड़के हो ना स्पेशली, तुम खुद का ध्यान रखो यार, क्योंकि अगर तुम खुद का ध्यान नहीं रख रहे हो ना, तो इस दुनिया में कोई तुम्हारा ध्यान नहीं रख रहा है। एक हाईवे पे स्कूटी से अगर तुम्हें ट्रक कुचल के भी चला गया ना, तो लोग वहां पे बचाने के लिए नहीं आएंगे। बट रियलिटी ऐसी है सोसाइटी की कि एक लड़की का हल्का सा स्कूटी टेढ़ी भी हो जाएगी तो भी सब आ जाएंगे कंधा देने के लिए और उठाने के लिए। फैक्ट है, फैक्ट है, बुरा मानने वाली चीज नहीं, बट दिस इज रियलिटी ऑफ सोसाइटी, है ना। तो अगर तुम लड़के हो, खुद का ध्यान खुद रखो, राइट, खुद ध्यान रखो अपना, डिपेंडेंट मत रहो किसी के ऊपर। और एंग्जाइटी वगैरह, थोड़ा डर वर लगता रहेगा, चीजें चलती रहेंगी, बस इतना रखना कि एक फेज है, निकल जाएगा। ठीक है, एंड आई होप कि अपन सब मिलके बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे, डेली का काम डेली करेंगे, और बहुत बेहतरीन नंबर भी लेके आएंगे, है ना। कर लेंगे, कर लेंगे, मुझे तुम पे विश्वास है। मैं तुझसे बोल रहा हूं, आई हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन यू। मेरे को पता है तुम कर लोगे, मेरे को पता है। तो मेरे भरोसे पे ही बस मेहनत कर ले तू। मेरे मेरे पे तो मानता है ना यार कि हाँ एक भैया है प्रशांत भैया, हाँ, तो मेरे पे भरोसा करके मेरी बात मान ले। तुझे खुद पे भरोसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मुझ पे कर ले, बस बात खत्म। राइट, चलो फिर इसी के साथ कल मिलते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है, कल मिला जाए, क्या बोलते हो दोस्तों? चलो कल मिलते हैं, जब तक के लिए रिवाइज कर लेना, मिलते हैं, लव यू ऑल, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, सेम टाइम सेम जगह, सेम टाइम सेम जगह। चला जा, बहुत मारूंगा। बाय बाय।